हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेट को। हम लोग इस वीडियो के अंदर पहले और दूसरे सीजन को कंप्लीट कर लेंगे और इसका थर्ड सीजन भी इसी मंथ रिलीज हो गया है। तो जैसे ही इन एपिसोड हो जाएंगे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक ड्यूक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने परिवार से अलग होकर एक बड़े से विला के अंदर रहता है। दरअसल ड्यूक जब एक छोटा सा बच्चा था तब उसके ऊपर एक विच ने श्राप डाला था कि वो जिस किसी भी जिंदा चीज को छुएगा वो मर जाएगी। और जैसे ही ये बात दूसरों को पता चली तो उन्होंने ड्यूक से दूरी बना ली और यहाँ तक कि ड्यूक का परिवार भी उससे दूर रहने लगा। और ड्यूक की मदर ड्यूक को तो मौत का सौदागर भी कहने लगी थी। खैर, इसके बाद हम लोग ड्यूक को उसके बैकयार्ड में देखते हैं जहाँ पे उसकी मेट एलिस उसके लिए चाय और कुकी लेके आती है। ड्यूक उन कुकी को टेस्ट करता है तो वो काफी अच्छी थी। इसके बाद एलिस ड्यूक को परेशान करने लगती है अपने स्कर्ट को ऊपर करके। दरअसल एलिस ड्यूक की बचपन की दोस्त है और ड्यूक जैसे ही अपने घर से अलग होके यहाँ पे रहने के लिए आया तो उसके पीछे पीछे एलिस भी एक दो दिन में आ गई ड्यूक का ख्याल रखने के लिए। और ड्यूक एलिस को पसंद करता है और ये बात एलिस जानती है, इसीलिए वो ड्यूक को ऐसी हरकतें करके परेशान करती रहती है। लेकिन ड्यूक एलिस की ऐसी हरकतों से परेशान हो जाता है और उससे ये सब करने को मना करता है। ऐसा नहीं है कि ड्यूक को ये सब पसंद नहीं है, बल्कि वो इसे पसंद करता है, लेकिन उसे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं एलिस उसे गलती से टच न कर ले, क्योंकि ड्यूक को टच करने से एलिस की जान भी जा सकती है और ड्यूक किसी ऐसे को खोना नहीं चाहता है जो उसके लिए इतना मायने रखता हो। इसके बाद एलिस आखिरी कुकी को अपने मुंह के अंदर रख लेती है और ड्यूक से कहती है उसे खाने के लिए, जिसे ड्यूक देख के शॉक हो जाता है। लेकिन वो आखिर में उस कुकी को खा लेता है और एलिस जाते हुए कहती है कि ये इनडायरेक्ट किस हुई है। इसके बाद ड्यूक अपने कर्स और उस विच के बारे में सोचता है, जहाँ पे ड्यूक को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उस विच ने ड्यूक के ऊपर ये कर्स क्यों डाला है। और ड्यूक को इसके बारे में पता भी नहीं है क्योंकि ड्यूक काफी छोटा था। ड्यूक को बस उस विच की आखिरी कुछ लाइनें याद हैं जो इस प्रकार थी कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे अकेले में ही बिताओगे, कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा और तुम्हारी सारी लाइफ इसी तरह से अकेलेपन में घटती रहेगी। इसके कुछ दिन बाद एलिस ड्यूक के लिए चाय लाती है और उसे बताती है कि उसके बचपन का दोस्त बिली उससे मिलने के लिए आ रहा है, जिससे ड्यूक काफी एक्साइटेड हो जाता है। दरअसल बिली उन लोगों में से एक था जो ड्यूक के कर्स लगने के बाद फिर भी उसके साथ खेलता था, इसीलिए ड्यूक बिली से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। जिस दिन बिली ड्यूक से मिलने के लिए आ रहा था तो एलिस खुद ड्यूक को तैयार करती है। ड्यूक एलिस को याद दिलाता है कि उसे डायरेक्टली ड्यूक को टच नहीं करना है। इसके बाद जिस दिन बिली ड्यूक से मिलने के लिए आता है तो वो अपने साथ बहुत से लोगों को लेके आया था और जब ड्यूक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सारे लोग बिल्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे ड्यूक समझ जाता है कि बिल्ली अब पहले जैसा नहीं है, अब वो भी ड्यूक से डरने लगा है। इसके बाद ये सभी कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बिल्ली ड्यूक से पूछता है कि उसके साथ यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। ड्यूक जवाब में कहता है कि उसके साथ यहाँ पे एलिस और एक बटलर रॉब रहता है जो कि अपनी बीमारी की वजह से आज नहीं आया है। थोड़ी देर बाद जब बिल्ली सिगार पीने के लिए उसे बाहर निकालता है तब उसे टेबल गलती से हिल जाती है, जिससे फ्लावर बुके नीचे गिरने लगता है तो ड्यूक उसे रोक लेता है। लेकिन ड्यूक के टच करने की वजह से वो फ्लावर बुके मुरझा जाता है। इसे मुरझाता हुआ देख के वो सभी लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद जब बिली वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है तो एलिस उसे रास्ता दिखाती है, जहाँ पे बिली एलिस से कहता है कि वो यहाँ पे ड्यूक के साथ क्यों रह रही है जहाँ पे इतना ज्यादा खतरा है। अगर एलिस चाहे तो वो बिली के साथ वापस जा सकती है और बिली उसकी मदद करेगा उसे दूसरा काम दिलवाने में। और अगर ड्यूक एलिस को डरा धमका के यहाँ पे एलिस को रखे है तो बिली इसे भी देख लेगा। लेकिन तभी वहाँ पे ड्यूक आ जाता है जो बिली से कहता है कि वो अपने बारे में कुछ भी सुन सकता है लेकिन उसके साथ रहने वालों के खिलाफ नहीं। और ड्यूक बिली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बिली अपने स्टिक के साथ ड्यूक को वहीं पे रोक लेता है और उसे मॉन्स्टर कह के बुलाता है, जिससे ड्यूक को काफी बड़ा झटका लगता है। तो ड्यूक बिली से पूछता है कि वो यहाँ पे आया ही क्यों, जिसपे बिली कहता है कि वो असल में यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था। दरअसल ड्यूक की मदर ने बिली को यहाँ पे ये देखने के लिए भेजा है क्या ड्यूक ने अभी तक अपने कर्ज को तोड़ा या नहीं। खैर, इसके बाद बिली ड्यूक के घर से तुरंत जाने लगता है और बिली जाते हुए ड्यूक से कहता है कि ड्यूक की फैमिली अपने फैमिली हेड को जल्दी ही डिक्लेयर करने वाली है। अगर ड्यूक ने समय रहते अपने कर्ज को नहीं तोड़ा तो फिर उसके छोटे भाई को उसकी फैमिली का हेड बना दिया जाएगा और इसके बाद ड्यूक की फैमिली ड्यूक के साथ उसके सारे रिश्ते खत्म कर देगी। रात के टाइम हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो अपना आत्मविश्वास खोने लगा था कि वो कर्ज को तोड़ भी सकता है। इसके बाद एलिस ड्यूक के पास डिनर करने को बुलाने के लिए आती है, जहाँ पे ड्यूक एलिस से कहता है कि उसे ये विश्वास भी नहीं है कि वो अपने कर्ज को तोड़ सकता है और उसके पास ये हक
भी नहीं है कि वो एलिस को पसंद करे, क्योंकि वो एलिस को टच भी नहीं कर सकता। और अगर ड्यूक एलिस को लाल गुलाब देना चाहे तो भी वो नहीं दे सकता है, क्योंकि वो तुरंत मुरझा के सफेद हो जाएगा। एलिस उस व्हाइट रोज को ले लेती है और कहती है कि व्हाइट रोज एक शुद्ध वादे का प्रतीक होता है और इसे पूरा यकीन है कि वो दोनों एक साथ मिलकर इस कर्ज को तोड़ने का तरीका ढूंढ लेंगे। एलिस की बातें सुनकर ड्यूक को भी विश्वास हो जाता है कि वो ये कर सकता है और इसके कुछ दिनों बाद रॉब भी अपने जॉब पे वापस आ जाता है, जहाँ पे एलिस और ड्यूक दोनों ही रॉब को वेलकम करते हैं। ड्यूक सोचता है कि रॉब पहला इंसान है जो उसके साथ यहाँ पे अकेले आया था और तब से लेके अब तक ड्यूक का ख्याल सिर्फ रॉब ने रखा है, इसीलिए रॉब ड्यूक के पिता समान है। इसके बाद हम लोग ड्यूक को उसको पियानो रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ड्यूक पियानो बजा रहा था और पियानो ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको बजाने से ड्यूक की तारीफ हुआ करती थी और उसकी मदर उसे पसंद करती थी। इसके बाद एलिस ड्यूक के पियानो रूम के अंदर आती है उसके रूम को साफ करने के लिए, लेकिन ड्यूक एलिस की वजह से पियानो बजाने में फोकस नहीं कर पा रहा था और वो बार बार एलिस को घूर रहा था। एलिस को इसके बारे में पता चल जाता है कि ड्यूक उसे घूर रहा है, इसलिए एलिस ड्यूक से कहती है बाबू ऐसे आंखें मत सेको अपनी। तो ड्यूक एलिस को अपने पास बिठा लेता है और उसे पियानो बजा के सुनाने लगता है और एलिस एंजॉय करने लगती है। इसके बाद शाम के टाइम ड्यूक से मिलने के लिए उसकी छोटी बहन वियोला आती है। वियोला असल में अपने बड़े भाई ड्यूक को पसंद तो करती है लेकिन वो दिखाती नहीं है। इसके बाद एलिस वियोला के लिए बहुत सारे स्वीट्स लाती है और वियोला उन्हें खाने लगती है, जबकि वो डाइट पे है। फिर भी वियोला नोटिस करती है कि उसका बड़ा भाई एलिस के प्यार के चक्कर में लट्टू हो चुका है, इसीलिए वियोला अपने बड़े भाई को कुछ टिप्स देती है ताकि वो एलिस को पटा सके। इसके बाद वियोला के जाने का टाइम हो जाता है और वो जब जा रही थी तब वो रोब से टकरा जाती है और रोब को अपने सामने देखते ही वियोला के हाव भाव बदल जाते हैं और वियोला रोब के सामने क्यूट होने की एक्टिंग करने लगती है। ड्यूक बताता है कि वियोला को अपनी उम्र से बड़े लोग पसंद है क्योंकि उसे मैच्योर लोग पसंद है, इसीलिए वो जब भी रोब को देखती है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। इसके बाद वियोला नाचते हुए वहाँ से चली जाती है। रात के टाइम हम लोग ड्यूक को बैल्कनी के पास देखते हैं जो कि आज के चांद को देखने के लिए आया था। इसके बाद ड्यूक के पास एलिस आती है जो उसे डिनर करने के लिए बोलती है। ड्यूक एलिस को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो रात को आके यहाँ पे डांस करते थे और उनकी पार्टनर तुम्हारी मदर हुआ करती थी एलिस। इसके बाद ड्यूक एलिस से उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है लेकिन एलिस मना कर देती है और उससे कहती है जब तक ड्यूक उसे अच्छे से नहीं बोलेगा तब तक एलिस हाँ नहीं करेगी। इसके बाद ड्यूक एलिस से प्रॉपर तरीके से पूछता है और एलिस हाँ कह देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को बिना टच करे एक साथ डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब इनका डांस खत्म हो जाता है तब ड्यूक एलिस से पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, जिसके जवाब में एलिस कहती है कि वो उसे एक जरूरी इंसान समझती है जो उसके लिए काफी मायने रखता है। ड्यूक कहता है मास्टर और सर्वेंट के तौर पे नहीं, एक आदमी के तौर पर, जिसपे एलिस कहती है कि वो ड्यूक को बहुत पसंद करती है और उससे प्यार करती है। इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग ड्यूक को 8 बॉल गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पे ड्यूक शुरुआत में तो एलिस से जीतता है लेकिन इसके बाद एलिस अपने चार्म का इस्तेमाल करती है और ड्यूक डिस्ट्रैक्ट होके मूव को मिस कर देता है और एलिस बड़े आराम से इस गेम को जीत लेती है और शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की हर एक बात माननी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग ड्यूक और एलिस को बैकयार्ड में देखते हैं, जहाँ पे एलिस ड्यूक से रिक्वेस्ट करती है कि ड्यूक उसके साथ फेस्टिवल में घूमने के लिए चले और ये उनकी एक डेट होगी। इसके बाद हम उन दोनों को फेस्टिवल के अंदर देखते हैं और एलिस ने ड्यूक के लिए एक ऐसी ड्रेस डिजाइन की थी अगर कोई उसे छू भी लेता है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और ड्यूक एलिस की तारीफ करता है कि एलिस आज बहुत अच्छी दिख रही है। इसके बाद ये दोनों फेस्टिवल के अंदर थोड़ा बहुत घूमते हैं लेकिन भीड़ के ज्यादा होने की वजह से ड्यूक और एलिस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग ड्यूक को देखते हैं और वो एक लड़के से मिलता है जो अपनी मदर से अलग होने की वजह से रो रहा था। तो ड्यूक उसे चुप करने के लिए उसे पियानो प्ले करके सुनाने लगता है और ड्यूक इतना अच्छा पियानो प्ले करता है कि आसपास के लोग खड़े होकर ड्यूक के पियानो को सुनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ के सभी लोग ड्यूक के पियानो के ऊपर प्ले करने लगते हैं और नाचने लगते हैं और इसी तरह से वो छोटा लड़का अपनी मदर से मिल जाता है और दूसरी तरफ एलिस भी ड्यूक को ढूंढ लेती है। और जब एलिस ड्यूक को ढूंढ रही थी तब वो एक लेडी से मिली थी जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया था और वो लेडी एलिस को शैरोन कह के बुला रही थी। दरअसल शैरोन एलिस की मदर का नेम है और एलिस दिखने में बिल्कुल अपनी मदर की तरह लगती है, इसीलिए उस लेडी को गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद वो लेडी वहाँ से जाते हुए एलिस से कहती है कि वो अपना ध्यान रखे। इसके बाद एलिस और ड्यूक दोनों शाम तक अपनी डेट को एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों सिटी के एक टावर के ऊपर आ जाते हैं और एलिस यहाँ पे ड्यूक को एक फेरी टेल के बारे में बताती है जिसके अंदर एक राजकुमारी और एक राजकुमार एक
दूसरे को बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार से एक फिश को जलन होने लगी, इसीलिए उसने राजकुमार को अपने साथ उठा के ले गए और राजकुमारी ने काफी टाइम तक राजकुमार का इंतजार किया, लेकिन बाद में अपने दुख के कारण उसने चांद के साथ शादी कर ली और उसे किस किया। एलिस कहती है ये काफी सैड स्टोरी है, जिसपे ड्यूक कहता है कि राजकुमार भी कहीं न कहीं से राजकुमारी को किस भेजता होगा। ड्यूक कहता है लेकिन हमारी हालत इससे बिल्कुल अलग है, मैं भले ही तुम्हारे पास खड़ा हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तुमसे मीलों दूर खड़ा हूँ और इस पूरी डेट के दौरान मैं तुम्हें एक भी बार छू नहीं पाया और यहाँ तक कि तुम्हारे कंधे के ऊपर हाथ भी नहीं रह सकता। एलिस कहती है उसका ड्यूक के साथ यहाँ पे आना किसी सपने से कम नहीं था और वो दोनों भले ही एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिस फिर भी जितना हो सके उतना ड्यूक के करीब रहेगी और उसे देखती रहेगी। इसके बाद हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो एलिस के कैबिन की तरफ जा रहा था, क्योंकि एलिस ने उसे कहा था अगर उसे सोने में कभी भी तकलीफ हो तो वो एलिस के कैबिन की तरफ आ जाए। इसके बाद जब ड्यूक एलिस के कैबिन को खोलता है तब एलिस ने कपड़े नहीं पहने थे, तो ड्यूक जल्दी से पीछे पलट जाता है और दरवाजा बंद करके एलिस से कहता है कि जल्दी से कुछ कपड़े पहन लो। इसके बाद एलिस कपड़े पहन के ड्यूक के लिए दरवाजा खोल देती है और उसे टेबल पे बैठा देती है और ड्यूक के लिए चाय बनाने लगती है। ड्यूक जब टेबल के ऊपर देखता है तब उसे टेबल के ऊपर बहुत सा सामान दिखता है, लेकिन साइड ही में ही एलिस के अंडरगारमेंट्स पड़े थे और तब तक एलिस चाय रेडी कर देती है और उसे ड्यूक को दे देती है। इसके बाद एलिस ड्यूक से कहती है कि वो जल्दी से चाय पी के बेड के ऊपर लेट जाए, जिसपे ड्यूक शॉक होके पूरी चाय एक ही बार में पी जाता है और बेड के ऊपर लेट जाता है। ड्यूक यही सोचता है कि एलिस उसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिस लैम्प को बुझा के ड्यूक के ऊपर चादर बिछा देती है और उसे रिलैक्स होने को कहती है, क्योंकि एलिस ने ड्यूक को यहाँ पे आने के लिए इसीलिए इन्वाइट किया था, क्योंकि जब भी ड्यूक को नींद ना आए तो वो यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकता है और सो सकता है। और ड्यूक सोने से पहले एलिस से कहता है कि वो उसे कहीं पे लेके जाना चाहता है, इसीलिए एलिस कल रेडी हो जाए। इसके बाद अगले दिन ड्यूक एलिस को मीटियोर शावर दिखाने के लिए एक लेक के अंदर लेके आता है, क्योंकि मीटियोर शावर हर एक दशक के बाद होते हैं और ड्यूक ने एक दशक पहले अपने बचपन में यहाँ पे मीटियोर शावर देखा था और ड्यूक यहाँ पे एलिस के साथ आना चाहता था। ड्यूक सोचता है कि आज वो एलिस को ऑफिशियली बता देगा कि वो एलिस को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद मीटियोर शावर का टाइम हो जाता है और ड्यूक एलिस को ऊपर देखने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ड्यूक को ही देखती रहती है, क्योंकि मीटियोर शावर देखने से ज्यादा एलिस को ड्यूक को देखने में मजा आता है। इसके बाद वहाँ पे एक जोरों की हवा आती है जिससे ड्यूक की हेड उड़ जाती है और एलिस ड्यूक की हेड पकड़ने के चक्कर में पानी के अंदर गिर जाती है और ड्यूक चाह के भी एलिस को रोक नहीं पाता। फिर एलिस पानी से बाहर निकलती है और ड्यूक को उसकी हेड वापस कर देती है, लेकिन ड्यूक एलिस की तरफ अपना हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है उसे पानी से बाहर निकालने के लिए, इसीलिए ड्यूक काफी उदास हो जाता है और एलिस से माफी मांगता है, क्योंकि अगर वो मुसीबत में भी होगी तो भी वो कर्ज की वजह से उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो एलिस ड्यूक से कहती है अगर ड्यूक एलिस को थोड़ा सा भी पसंद करता है तो वो अभी के अभी एलिस को किस करे, जिसपे ड्यूक कहता है अगर ड्यूक ऐसा करेगा तो एलिस मारी जाएगी, जिसपे एलिस कहती है अगर वो ड्यूक की किस से मारी जाती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी और ये कोई ऐसी चीज है जिसे कोई राजकुमार और राजकुमारी भी नहीं कर सकता है। इसके बाद एलिस अपने चेहरे को ड्यूक के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगती है, लेकिन ड्यूक ये करने से मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो एलिस ड्यूक को बोट से नीचे पानी में गिरा देती है और उससे कहती है जैसा आप चाहें, और एलिस ड्यूक से कहती है कि ड्यूक इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, इसलिए स्विम करना उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद ये दोनों विला के अंदर आ जाते हैं और आग जला के अपने आप को गर्म करने लगते हैं। एलिस ड्यूक को इग्नोर कर रही थी तो ड्यूक एलिस से माफी मांगता है, जिसपे एलिस कहती है वो ड्यूक से गुस्सा नहीं है। तो ड्यूक रोब से कहता है कि वो एलिस के सर को छुए और पता करे कहीं तो एलिस को फीवर तो नहीं है, जिसपे ड्यूक का शक बिल्कुल सही था, एलिस को फीवर था। इसीलिए ड्यूक उसे आराम करने को कहता है और उसके लिए चाय बनाता है और उसके साथ वो वहीं पे रुकेगा। तो एलिस बताते है कि उसे फीवर लेक में गिरने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वो सारी रात ठंड में बाहर रह के ड्यूक को देख रही थी। इसके बाद विंटर का सीजन आ जाता है तो एलिस अपने हाथों से ड्यूक के लिए एक मफलर बनाती है और उसे गिफ्ट कर देती है। अगली सुबह ये दोनों बर्फ में खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और मजे करने लगते हैं। तभी वहाँ पे रोब आता है जो अपने लिए स्नोमैन बनाने लगता है। तो ड्यूक और एलिस फैसला करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और वो दोनों रोब की मदद करने लगते हैं और एक साथ मस्ती करते हैं। शाम के टाइम जब एलिस घर में आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर की इयररिंग बाहर ही गिर गई थी बाहर खेलते हुए, जिसपे एलिस इयररिंग को ढूंढने के लिए बाहर जाने की सोचती है, लेकिन बर्फ
बर्फीली हवा को देख के अपने फैसले को टाल देती है। इसके बाद आधी रात को हम लोग ड्यूक को उसके घर से बाहर देखते हैं, जो एलिस की इयररिंग ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी उसे इयररिंग नहीं मिलती है। इसके बाद हम लोग बर्फीली हवाओं के बीच में एक चमगादड़ को देखते हैं, जो उड़ते हुए ड्यूक के मेंशन तक आता है और वो देखते ही देखते एक विच में बदल जाता है। वो विच ड्यूक को बर्फ में पड़ा हुआ देखती है तो वो उसे जगाती है। ड्यूक जागते ही वो स्विच से दूर हट जाता है और उसे अपने कर्ज के बारे में बताता है, और ड्यूक उसे ये भी बताता है कि वो यहाँ पे अपनी मेड की इयररिंग ढूंढ रहा है, जिसपे वो विच कहती है कि वो इयररिंग को अगले समर में ढूंढ सकता है जब सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिसके लिए ड्यूक नहीं मानता है और इयररिंग को फिर से ढूंढने लगता है। विच ड्यूक के डिटर्मिनेशन को देख के उसकी मदद करने का सोचती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके आसपास की सारी स्नो को पिघला देती है और इयररिंग को ढूंढ के ड्यूक को दे देती है। और ड्यूक अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उस विच को अपने घर में इनवाइट करता है। वो विच अपना नाम कफ बताती है और वो ड्यूक से माफी मांगती है क्योंकि वो ड्यूक के कर्ज के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, जिसपे ड्यूक उसे चिंता न करने को कहता है। एलिस कफ के लिए बहुत सारा खाना लाती है और कफ खाने को खाते हुए उन दोनों को अपने बारे में बताती है। कफ कहती है कि वो यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आई थी, लेकिन ठंड की वजह से वो अपने दोस्त के साथ अलग हो गई है और इंसानों ने कफ के पेरेंट्स को भी मार दिया, जबकि कफ के फादर तो इंसान ही थे, मतलब कि कफ आधी विच और आधी ह्यूमन है। लेकिन कफ को इंसानों से कोई भी गिला शिकवा नहीं है और कफ अपने पुराने दोस्त के साथ रहना पसंद करती है, इसीलिए वो काफी खुश है। जिसपे ड्यूक कहता है कि कफ का दोस्त जरूर उसे पसंद करता होगा, जिसपे कफ शर्मा जाती है और खिड़की से कूद के वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। इसके बाद हम लोग एलिस को देखते हैं, जो स्नोमैन को देखने आई थी, और तभी एलिस अपने बचपन की मेमोरी याद करती है, जिसमें एलिस को कुछ लोग परेशान कर रहे थे क्योंकि वो एक नोबल नहीं थी, और तभी ड्यूक ने उसकी मदद की थी और ड्यूक ने एलिस की तारीफ भी की थी क्योंकि एलिस बर्फ में एक स्नो फेरी की तरह लगती है। तभी वहाँ पे ड्यूक आता है, जो एलिस को अपने साथ घर के अंदर लेके जाता है, और ड्यूक यही सोचता है कि समय के साथ साथ उसके लिए एलिस का प्यार दिल में और बढ़ता जा रहा है। इसके बाद वियोला ड्यूक के मैंशन में फिर से आती है और वो सबसे पहले रॉब से मिलती है और उससे मिलते ही शर्माने लगती है, जिसपे ड्यूक उसे समझाता है कि रॉब उसे उम्र में काफी बड़ा है और उन दोनों की शादी नहीं होगी, जिसपे वियोला गुस्सा होकर ड्यूक के सर के ऊपर एक फूल फेंक के मारती है। तभी वहाँ पे एलिस वियोला के लिए केक लेके आती है। वियोला एलिस के बनाए हुए केक को टेस्ट करती है और उससे कहती है कि एलिस काफी अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कमी है एक मेड के तौर पर। इसके बाद वियोला एलिस को सिखाती है कि वो किसी भी आदमी से अपना काम कैसे बनवा सकती है, और एलिस बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा वियोला ने कहा था, और वो ड्यूक के सामने क्यूट होने का दिखावा करती है, जिसपे ड्यूक एलिस की अदाओं पे फिदा हो जाता है और शर्मा जाता है। इसके बाद वहाँ पे रॉब आता है और वह वियोला से कहता है कि उसके जाने का वक्त हो गया है। ड्यूक वियोला के कान में कहता है कि उसे रॉब से गुड बाय कहना चाहिए, जिसपे वियोला सोचती तो है कि वो अच्छे से गुड बाय करेगी, लेकिन वो रॉब से बात करने में शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। इसके कुछ दिनों बाद वियोला फिर से ड्यूक से मिलने के लिए आती है, तो वो सबसे पहले रॉब से मिलती है। रॉब वियोला को किचन में लेके जाता है क्योंकि एलिस और ड्यूक दोनों वहीं पे होते हैं। एलिस वियोला को बताती है कि वो दोनों यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे वियोला सोचती है कि यही मौका है कि वो रॉब को दिखा सकती है कि उसमें भी लड़कियों वाले गुण हैं। इसीलिए वो एलिस से कहती है कि वो भी एलिस की मदद करेगी खाना बनाने में। तो ड्यूक वियोला की मदद करने के लिए रॉब से भी कहता है कि वो उनकी मदद करे, और रॉब उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वियोला और रॉब दोनों ब्रेड बनाने लगते हैं, जहाँ पे रॉब वियोला से कहता है कि उसके आने की वजह से ड्यूक काफी खुश रहता है, इसीलिए वो यहाँ पे समय समय पे आया करे। लेकिन वियोला सोचती है वो तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उसे रॉब को देखना होता है, बाकी उसे ड्यूक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने बड़े भाई को बहुत पसंद करती है और वो यही चाहती है कि उसकी फैमिली का जो लीडर है वो ड्यूक ही बने, ना कि उसका छोटा भाई। इसके बाद वियोला के जाने का टाइम हो जाता है, तो रॉब उसके लिए ब्रेड्स लेके आता है जो उसने बनाई थी, और वियोला जाते हुए उन्हें टेस्ट करती है। इसके बाद हम लोग ड्यूक और एलिस को लेक के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे एलिस स्केटिंग कर रही थी, और तभी एलिस ड्यूक को खुश करने के लिए अपनी स्कर्ट को ऊपर कर लेती है, जिसपे ड्यूक शर्मा के अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद ड्यूक के पास एक सफेद कौवा आके बैठ जाता है, जो उससे बातें करने लगता है। शुरू में ड्यूक को तो लगता है कि ये बस उसके मन का भ्रम है, लेकिन जब वो कौवा कफ के बारे में बात करता है, तब ड्यूक को यकीन हो जाता है कि वो एक मैजिक यूजर है, जिसके बारे में कफ ने उसे बताया था, जो उसके बचपन का दोस्त है। इधर एलिस कफ को
लेक से उठा के उसे अपनी चेस्ट के अंदर रख लेती है और ड्यूक से कहती है कि उसे लेक के अंदर से कुछ अजीब आवाज आ रही है। इसके बाद वो कौवा अपनी शेप को चेंज कर लेता है और अपना नाम जेन बताता है और वो डायरेक्ट एलिस के ऊपर लाइन मारने लगता है, जिसपे ड्यूक उसे पीछे कर देता है और कहता है कि एलिस मेरी है। जेन कहता है कि उसे लड़कियां बहुत पसंद है और खासकर उनकी चेस्ट, लेकिन जब उसने कफ के ऊपर लाइन मारी तो कफ ने उसे कोई भाव नहीं दिया। इसके बाद जेन कफ के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि कफ अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती है और उसे हमेशा कफ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और तभी कफ एलिस की चेस्ट से बाहर आ जाती है। एलिस उन्हें बताती है कि कफ नीचे लेक में गिर गई थी और उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी बॉडी से कफ को गर्मी देगी। इसके बाद कफ अपने रियल फॉर्म में आ जाती है तो जेन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो कहाँ चली गई थी। कफ एलिस और ड्यूक से पूछती है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो यहाँ पे स्केटिंग करने आए थे। इसके बाद कफ और ड्यूक दोनों स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों नूब थे। इसके बाद जेन कफ से कहता है कि उसे एलिस की तरह लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए, जिसके ऊपर कफ गुस्सा होके जेन का चेहरा जला देती है और उसी के ऊपर ही बैठ जाती है। इसके बाद कफ पीछे से खड़ी होके जेन को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि चलना शुरू करो। और जेन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कफ उसके पीछे स्केटिंग करने लगती है। इसके बाद कफ एलिस से कहती है कि वो भी स्केटिंग करे और एलिस ड्यूक से कहती है, जिसपे ड्यूक एलिस के हाथ के नीचे के कपड़े को पकड़ लेता है और स्केटिंग शुरू कर देता है। इसके बाद कफ ड्यूक को बताते हैं कि रेड मून की रात को सारे विचेस एक जगह इकट्ठा होंगे और अगर ड्यूक चाहे तो वो उनके साथ वहाँ पे चल सकता है, क्योंकि वो दोनों उसे विच के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन ड्यूक अपने बलबूते पे सारी चीजों को पता लगा सकता है अपने कर्ज के बारे में, जिसके लिए ड्यूक मान जाता है। और एलिस भी ड्यूक से कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन ड्यूक मना करता है तो एलिस वियोला की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ड्यूक को मना लेती है। इसके बाद रेड मून की रात आ जाती है। जेन और कफ दोनों एलिस और ड्यूक से मिलते हैं। वो दोनों देखते हैं कि ड्यूक डर के मारे काफी घबराया हुआ था और वो अपने साथ बहुत सारे वेपन लेके जा रहा था। कफ उन सभी वेपन्स को जला देती है और ड्यूक से कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है जब तक विचेस को पता नहीं चलता है कि वो ह्यूमन है। इसके बाद जेन कमरे में रखे हुए एक मिरर को पोर्टल में बदल देता है, जिससे वो लोग विचेस की वर्ल्ड में जा सकते हैं। इसके बाद वो चारों विचेस की दुनिया में जाते हैं, जहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और वहाँ के विचेस दिखने में विच कम बल्कि मॉन्स्टर ज्यादा लग रहे थे, इसीलिए ड्यूक काफी घबराया हुआ होता है। इसके बाद वहाँ पे उन सभी विचेस की लीडर आती है, जो कि वही लेडी थी जो एलिस से फेस्टिवल के दिन मिली थी। इसके बाद वो लीडर उन सभी विचेस की अटेंडेंस लेने लगती है। इसके बाद उसका ध्यान जेन और कफ के ऊपर जाता है और वो उनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये दोनों कौन हैं? जिसपे जेन कहने वाला होता है कि ये दोनों उसके भाई बहन हैं, लेकिन तभी कफ कहती है कि ये दोनों उसके और जेन के बच्चे हैं, जिसपे वो सभी लोग जेन और कफ को बधाई देते हैं और उन्हें ड्यूक और एलिस की असलियत के बारे में भी नहीं पता चलता है। इसके बाद उनकी मीटिंग तुरंत खत्म हो जाती है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। ड्यूक सोचता है कि उसे कर्ज के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है और मीटिंग भी खत्म हो गई। इसके बाद कुछ लोग जेन को बधाई देते हैं उसके बच्चे होने की वजह से, और उनमें से एक कफ की बेइज्जती करने लगता है क्योंकि उसके अंदर इंसानों का खून भी था, जिसपे जेन गुस्सा होकर उससे कहता है कि वो अभी की अभी कफ से माफी मांगे, नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। जिसपे वो बंदा जेन से डर के मारे कफ से माफी मांग लेता है। इसके बाद एलिस उस विच के पास जाती है जिससे वो फेस्टिवल में मिली थी और वो विच एलिस को भी पहचान लेती है। वो विच एलिस से पूछती है कि उसे चाहिए क्या और वो यहाँ पे किस लिए आई है, जिसपे एलिस पूछती है क्या उसकी माँ का रिश्ता किसी विच के साथ था क्या, जिसपे उस विच को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो एलिस की मदद से सिर्फ कुछ ही बार मिली थी। तभी वहाँ पे ड्यूक आता है और वो विच ड्यूक को भी जानती थी क्योंकि जब ड्यूक छोटा था तब उसने उसे देखा था उसके मेंशन के अंदर, और उसे ड्यूक के कर्ज के बारे में भी पता था और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि ड्यूक के ऊपर वो कर्ज किस विच ने डाला था। इसीलिए एलिस उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें बता दे कि उस कर्ज को कैसे तोड़ा जा सकता है। विच को भी कोई अंदाजा नहीं था कि कर्ज को कैसे तोड़ा जा सकता है, और जिस विच ने ड्यूक के ऊपर कर्ज डाला है वो अब तक मर चुकी है। ड्यूक इस पे पूछता है कि वो कैसे मरी और मेरा कर्ज कैसे टूटेगा, जिसपे वो विच ड्यूक से बस इतना कहती है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, और वो जाते जाते ड्यूक का कोट भी जला देती है, जिससे उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बीच में एक इंसान है और वो सभी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्यूक और एलिस दोनों ही पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक विच अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलिस को पकड़ लेती है तो ड्यूक उसके ऊपर हाथ रख के उसे मार देता है, और तभी कफ भी उनके ऊपर अटैक करके उन सारी विचेस को पीछे रोक देती है, जिससे ड्यूक और एलिस वो सभी पोर्टल से
वापस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ड्यूक उन दोनों को शुक्रिया अदा करता है उनकी जान बचाने के लिए, जिसपे जैन कहता है कि उसने ये सब सिर्फ एलिस के लिए किया है। लेकिन कफ उसे पीछे खींच लेती है और एलिस ड्यूक को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। कफ ड्यूक से पूछती है क्या उन्हें कोई लीड मिली। ड्यूक उन दोनों से पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पे कफ कहती है कि जिस दिन हम दोनों मिले थे उस दिन तुम किसी और के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। जिस पे ड्यूक काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने इतने दिनों बाद किसी को अपना दोस्त बनाया था। इसके बाद कफ और जैन दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ड्यूक बहुत खुश होता है क्योंकि उसके दोस्त बन चुके हैं। जिसपे एलिस कहती है अगर ड्यूक खुश है तो उसे भी खुशी हो रही है। एलिस और उसकी मदर से होती है। एलिस की मदर सभी मेड्स और बटलर्स की हेड थी। वो बिल्कुल एक परफेक्ट मेड थी जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थी। इसी बीच ड्यूक बाहर खेलने के लिए जाता है, तब वो एलिस को हाई करते हुए जाता है, जिससे एलिस की मदर को पता चल जाता है कि एलिस और ड्यूक पहले ही दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद वहाँ पे रोब आता है तो एलिस रोब को देख के डर जाती है और वो अपनी मदर की स्कर्ट के पीछे छुप जाती है। जिसपे रोब एलिस से कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। लेकिन इसके बाद रोब एलिस से पूछता है कि वो बड़ी होके क्या बनना चाहेगी, जिसपे एलिस कहती है कि वो बड़ी होके अपनी मम्मी की तरह बनेगी। और हमें पता चलता है कि एलिस ये सब कुछ सपने में देख रही थी। इसके बाद हम लोग ड्यूक को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही थी, तो एलिस उससे कहती है कि वो आज उसके साथ उसके बेड में सोएगी ताकि ड्यूक को नींद आ जाए। इसके बाद हम लोग ड्यूक और एलिस को एक ही बेड के अंदर देखते हैं और ड्यूक कहता है कि वो जैसे ही अपना कर्ज तोड़ लेगा तब वो अपनी मदर से उन दोनों के बारे में बात करेगा। लेकिन अगर ड्यूक की मदर इसके लिए अप्रूव नहीं करती है तो ड्यूक अपने सारे रिश्ते अपनी फैमिली के साथ तोड़ लेगा। लेकिन एलिस ड्यूक को ऐसा करने से मना करती है और उससे कहती है कि ड्यूक को इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके लिए। इसके बाद हम लोग रॉब को देखते हैं जो बाहर बैठ के स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसके पास ड्यूक आता है और वो रॉब को अपने ग्लव्स और मफलर दिखाता है और उसे खुश होकर कहता है कि एलिस ने ये उसके लिए बनाए हैं। जिसके बाद रॉब तब के बारे में सोचता है जब वो पहली बार यहाँ पे ड्यूक के साथ आया था और रॉब ने पहले कभी भी बच्चे नहीं संभाले थे, इसीलिए ड्यूक को संभालना उसके लिए काफी मुश्किल काम था। लेकिन यही परेशानी नहीं थी, समय के साथ साथ ड्यूक और रॉब दोनों ही अलग होते गए और ड्यूक का डिप्रेशन अलग ही लेवल पे चला गया और ड्यूक ने सभी चीजों के ऊपर गिव अप करके खुद को कमरे में बंद कर लिया। और इसी के बाद रॉब ने एलिस और ड्यूक को मिलवाया और रॉब ने जितना सोचा था एलिस ने उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन एलिस ये बात जानती है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है और उसकी स्थिति क्या है। इसके बाद हम लोग ड्यूक और एलिस को एक साथ देखते हैं पियानो रूम के अंदर और ड्यूक एलिस से गाना गाने को कहता है। जिसके बाद एलिस गाना गाना शुरू करती है और उसी के साथ ड्यूक भी गाने लगता है और गाना खत्म होने के बाद ड्यूक एलिस से कहता है कि वो जैसे ही अपना कर्ज तोड़ लेगा तब वो अपनी फैमिली से उन दोनों की शादी के बारे में बात करेगा। जिसके बाद ड्यूक एलिस को उसके कॉटेज तक छोड़ने को जाता है, लेकिन एलिस उसे गुड नाइट किस देके उसे कहती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है। और एलिस अपने मन में सोचती है कि ड्यूक भले ही जो भी सोचता हो, लेकिन एलिस सिर्फ एक नौकर है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ड्यूक क्या सोचता है। और एलिस को इसके बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए ये चीज उसे काफी उदास करती है। लेकिन एलिस जब इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी ड्यूक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉटेज तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद ड्यूक एलिस को उसके कॉटेज तक छोड़ने को जाता है, जिससे मतलब ये निकलता है कि एलिस भले ही चाहे जो सोचे, लेकिन ड्यूक उसका साथ नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसके बाद हम लोग वियोला और वॉल्टर को देखते हैं जो कि ड्यूक की मदद करने के लिए कोई सुराग ढूंढ रहे थे और इसी के चलते ही वियोला को सर्वेंट्स की लॉग बुक मिलती है जिनके अंदर उनकी जानकारी लिखी हुई थी। लेकिन रास्ते के बीच ही में वियोला अपनी मदर से टकरा जाती है और उसकी मदर उसके ऊपर फिर से डांटती है, ये कह के कि तुम कब तक इसी तरह से बच्चों के कपड़े पहनती रहोगी। जिसके बाद वियोला की मदर वियोला को एक ऐसी ड्रेस पहना देती है जो वियोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जिसके बाद हम लोग वियोला को ड्यूक के मेंशन के अंदर देखते हैं और वो वहाँ पे बैठी रो रही थी कि उसे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब रॉब वहाँ पे आता है और वो वियोला की तारीफ करता है कि वियोला इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है, तो वियोला काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि वो कभी भी इस ड्रेस को नहीं उतारेगी। जिसके बाद वियोला एलिस के पीछे उसी के कॉटेज में आ जाती है और वो अपने साथ पूरा लगेज लेके आई थी क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मदर के पास फिर से वापस नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कॉटेज के अंदर पहले से ही कफ थी। इसके बाद वो तीनों लड़कियां अपनी गर्ल्स पार्टी करने लगती हैं जहाँ पे वो ऐसे ऐसे सवाल पूछती हैं कि कौन किसे पसंद करता है और किसकी फर्स्ट किस पहले हुई। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि किसी ने उनके ऊपर नजर रखी हुई है जो कि और कोई नहीं बल्कि डेल्टा है। जिसके बाद हम लोग जैन को देखते हैं जो डेल्टा के पास आता है, तो डेल्टा उसे ऑर्डर देती है कि एलिस को कुछ ऐसी चीज मिल गई है जिसके अंदर काफी राज छुपे हुए हैं, इसीलिए जैन को उस चीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन जैन इसके लिए मानता नहीं है तो डेल्टा कफ का इस्तेमाल करती है जैन को धमकाने के लिए। जिसके बाद जैन पूरा दिन उन लोगों के साथ बिताता है और वो शाम तक उस लॉग
बुक को चुरा लेता है। लेकिन जैन को उस बुक को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कफ के लिए ऐसा करने को राजी था। लेकिन जैन उस बुक को डिस्ट्रॉय करता कि उससे पहले ही ड्यूक उसे ढूंढ लेता है। तो जैन उस बुक को ड्यूक को वापस कर देता है और ड्यूक से कहता है कि डेल्टा ने मुझे कफ की धमकी दी थी कि अगर मैंने इस बुक को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो कफ के साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो फिर ड्यूक उस बुक को फिर से जैन को वापस कर देता है और उससे कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि तुम दोनों मेरे काफी खास दोस्त हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत हो। और वैसे भी अगर मुझे कोई एलिस की धमकी देता तो मैं भी ऐसा करने को राजी हो जाता। जिसके बाद जैन ड्यूक को बताता है कि डेल्टा उनके ऊपर नजर रखे हुए है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन सकती है। जिसके बाद जैन अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके उस बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस बुक का एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है, जिससे वो बाद में उस बुक को फिर से रिवाइव कर सकता है। इसीलिए ड्यूक को उस बुक के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ड्यूक एलिस से कह देता है कि वो बुक उसके पास है, इसीलिए एलिस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग डेल्टा को उसके स्केलेटन मास्क के बिना देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि डेल्टा के चेहरे के ऊपर काफी चोटों के निशान है। और यही नहीं, हमें एक और राज की बात पता चलती है कि डेल्टा के पास ही एलिस की मदर की बॉडी है। अगले दिन ड्यूक के पास उसकी मदर की तरफ से मैसेज आता है कि वो उसके साथ बात करना चाहती हैं। तो फिर एलिस और ड्यूक दोनों एक साथ उसकी मदर से मिलने के लिए जाते हैं और वियोला उन्हें लेने को आती है। जिसके बाद एलिस बाकी सर्वेंट से मिलने के लिए चली जाती है और ड्यूक अपनी मदर से मिलने को चला जाता है, जहाँ पे ड्यूक को आने में काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए ड्यूक की मदर उसे कल बात करने को कहती है। इधर एलिस बाकी सभी सर्वेंट से मिलती है और वो सभी एलिस के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। जिसके बाद एक सर्वेंट एलिस को उसके रूम तक ले जा रही थी, तभी ड्यूक की मदर एलिस से मिलती है। तो वो गलती से एलिस को सैरोन समझ लेती है, जो कि एलिस की मदर थी। तो वो मेड उन्हें बताती है कि ये सैरोन नहीं है, उसकी बेटी है। जिसपे ड्यूक की मदर माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। वो मेड एलिस को बताती है कि उसकी मदर और ड्यूक की मदर काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उनकी आपस में काफी बनती थी। लेकिन एलिस की मदर के मौत के बाद वो काफी बदल गई और काफी परेशान रहने लगी। अगले दिन वियोला ड्यूक को उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे ड्यूक को श्राप मिला था, और वियोला ड्यूक को एक ग्रेव के सामने लेके आती है जहाँ पे ड्यूक को श्राप मिला था। ड्यूक को भी याद आ जाता है कि उसे यहीं पे श्राप मिला था और यहीं से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हुई। इसके बाद हम लोग ड्यूक को डिनर के टाइम पे देखते हैं और ड्यूक की मदर उसे बताती है कि उनके पिता की हालत काफी खराब है और उनकी कंडीशन लगातार गंभीर होती जा रही है। इसीलिए ड्यूक को अगले स्प्रिंग तक अपने कर्ज को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली का टाइटल उसके छोटे भाई वॉल्टर को दे दिया जाएगा। जिसपे ड्यूक बस इतना ही कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद ड्यूक अपनी मदर को बता देता है कि वो एलिस को पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन ड्यूक की मदर उससे कहती है कि अगर ये मजाक है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि एलिस एक लो प्रोफाइल से आती है और वो नोबल भी नहीं है। जिसपे ड्यूक पहली बार अपनी मदर से चिल्ला के कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, वो एलिस को सच में पसंद करता है और उसे एलिस के क्लास और पोजीशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हर किसी ने उसे छोड़ दिया था तब एक एलिस ही थी जिसने उसकी मदद की और उसे फिर से जीना सिखाया। और ड्यूक ये साफ कह देता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एलिस से और किसी से नहीं। और ड्यूक ये भी कहता है वियोला और वॉल्टर कोई चीज नहीं है, इसीलिए उनकी मदर को उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। ड्यूक इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसपे वियोला और वॉल्टर दोनों उसे छोड़ने को जाते हैं। और उन तीनों के जाने के बाद ड्यूक की मदर मुस्कुराते हुए कहती है कि आज तक उसने कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं की, वो सच में बड़ा हो गया है। इसके बाद ड्यूक जब बाहर आता है तब एलिस उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों बाकी सभी को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ड्यूक अपने मेंशन में फिर से वापस आ जाता है और ड्यूक रोब को सब कुछ बता देता है कि उसकी मदर ने उसे किस लिए बुलाया था। जिसके बाद रोब वहाँ से चला जाता है तो ड्यूक एलिस से कहता है कि तुमने मुझे सिखाया है कि किसी को कैसे प्यार किया जाता है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना कर्ज तोड़ने के बाद तुम्हीं से शादी करूंगा। जिसके जवाब में एलिस कुछ भी नहीं कहती है और जब बाद में ड्यूक सो जाता है तब एलिस ड्यूक के ऊपर चादर डाल के उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। एलिस मार्केट से एक मैजिकल पॉट लेके आई थी जिससे एलिस ड्यूक के कर्ज को ब्रेक कर सके। इसके बाद ड्यूक और एलिस दोनों किचन के अंदर आ जाते हैं और उस पॉट से पोशन बनाने लगते हैं। एलिस एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल देती है और थोड़ी ही देर में वो पोशन बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद जब ड्यूक उस पोशन को पीता है तब उसका टेस्ट बिल्कुल घटिया था। इसके बाद एलिस ड्यूक को एक फूल देती है और जब ड्यूक उसे छूता है तो वो मुरझा जाता है, मतलब कि पोशन ने अपना काम नहीं किया। लेकिन इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि अब इस मैजिकल पॉट का क्या किया जाए, तो ड्यूक उस मैजिकल पॉट को रॉब को दे देता है रखने के लिए। इसके बाद हम लोग ड्यूक और एलिस को उनके पियानो रूम में देखते हैं और एलिस ड्यूक के लिए एक म्यूजिक स्क्रिप्ट लेके आई थी। एलिस ड्यूक को बताती है कि ये मैकफार्लेन की म्यूजिक बुक है और जो कोई भी इसे बजाता है तो वो पागल हो जाता है, लेकिन अगर ये सही से बजाई जाए तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, तो फिर शायद से तुम्हारा कर्ज ब्रेक हो सके। इसके बाद ड्यूक उस म्यूजिक बुक के मुताबिक पियानो बजाने लगता है तो वो देखता है कि मैकफार्लेन की आत्मा उसके सामने ही आ गई
है। मैकफार्लेन की आत्मा ड्यूक से कहती है कि आज तक कोई भी इसे सही ढंग से बजा नहीं पाया है, इसीलिए वो खुद आके उसे देखने लगते हैं। लेकिन मैकफार्लेन की आत्मा कुछ ज्यादा ही ठरकी थी, तो वो एलिस के साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में मैकफार्लेन की आत्मा ड्यूक से कहती है कि मैंने आज तक इतनी हरी भरी लड़की नहीं देखी, इसीलिए मैं इसे किस करने वाला हूँ। लेकिन एलिस मैकफार्लेन की आत्मा को एक उंगली मार के दूर कर देती है, जिसपे मैकफार्लेन उससे पूछता है क्या तुम मुझे देख सकती हो, तो एलिस बताती है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ लेकिन सुन जरूर सकती हूँ। इसके बाद ड्यूक आखिरकार मैकफार्लेन की म्यूजिक बुक को बहुत अच्छे से बजा लेता है, जिससे मैकफार्लेन की आत्मा को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ड्यूक का कर्ज ब्रेक नहीं होता और ड्यूक कहता है बुढ़ा चूना लगा गया। इसके बाद ड्यूक वियोला मेथड के बारे में सोचने लगता है, जिसमें वियोला ने कहा था कि अगर ड्यूक को एलिस को पटाना है तो उसे कैसे भी करके उसे एलिस को डराना होगा, जिससे एलिस का दिल जोरों से धड़कने लगेगा और वो ड्यूक के प्यार में गिर जाएगी। इसीलिए ड्यूक एलिस को बार बार डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद एलिस बिल्कुल भी नहीं डरती है। इसके बाद ड्यूक एलिस को डराने के लिए उसे अपने आर्ट रूम के अंदर लेके आता है, जहाँ पे एक ऐसी पेंटिंग रखी हुई थी जिसको देख के ड्यूक बचपन में काफी डरता था। तो फिर ड्यूक उसी पेंटिंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं है। इसी बीच एलिस ड्यूक को एक पेंटिंग दिखाती है जो दीवार के ऊपर टंगी हुई थी, और वो वही पेंटिंग थी जिसे ड्यूक ढूंढ रहा था। और ड्यूक उस पेंटिंग को देखते ही कांपने लगता है और वो एलिस से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जिसपे एलिस अपने टॉप को नीचे करते हुए कहती है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, तुम कान लगा के सुनना चाहोगे। दरअसल इस पेंटिंग को एलिस ने ही कल यहाँ पे टांगा था ड्यूक को डराने के लिए, लेकिन हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो उस पेंटिंग से काफी डर गया था, इसीलिए वो पीछे हटने लगता है और इसी बीच एक पॉट टूट जाता है जो कि रॉब के लिए उसका काफी खास पॉट था। और ड्यूक रॉब को इतने गुस्से में देख डर के मारे वहां से भाग जाता है और कहीं पे छुप जाता है। थोड़े ही टाइम में एलिस उसे ढूंढ लेती है और वो भी ड्यूक के साथ ही छुप जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही रॉब भी उन दोनों को ढूंढ लेता है। रॉब ड्यूक को कुछ ज्वेलरीज दिखाता है जो उसे फ्लावर पॉट के अंदर से मिली थी, जिसे ड्यूक ने तोड़ दिया था। रॉब कहता है कि ये ज्वेलरी शायद ड्यूक की मदर या फिर उसकी ग्रैंड मदर की हो सकती है और पिछली मेड ने जरूर इन्हें चुरा के फ्लावर पॉट में रख दिया होगा, लेकिन वो उसे यहाँ से ले नहीं जा सकी। इसके बाद ड्यूक को राहत मिलने लगती है कि रॉब फ्लावर पॉट के बारे में भूल गया है, लेकिन रॉब ड्यूक को घूरते हुए कहता है कि वो फ्लावर पॉट के बारे में एक लंबी चौड़ी बात करेगा ड्यूक के साथ अकेले में। इसके बाद अगले दिन कफ उनके घर में आती है क्योंकि वो पढ़ना और लिखना चाहती थी, तो रॉब उसे एबीसीडी सिखा रहा था और ड्यूक उसे कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल कफ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जैन को इम्प्रेस करना चाहती थी कि उसे भी लिखना आता है। इसके बाद हम लोग ड्यूक के छोटे भाई को देखते हैं जो ड्यूक से काफी जलता है और वो आगे बढ़ना चाहता है ड्यूक से हर कदम में। तभी वो वियोला को देखता है जो चुपचाप ड्यूक से मिलने के लिए जा रही थी, तो वो वियोला को रोक के उसे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है, जिसपे वियोला उसे कहती है क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है। जिसपे ड्यूक का छोटा भाई कहता है कि मैं फैमिली का हेड बनने वाला हूँ, इसीलिए मुझे हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है। जिसपे वियोला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर बड़े भाई ने अपना कर्ज जल्दी तोड़ लिया तो फिर तुम मुखिया नहीं बनोगे, इसीलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए। इसके बाद वियोला अपने भाई को समझाते है कि अगर उसने उनकी मदर को बता दिया कि वियोला छुप के ड्यूक के घर में गई है तो इसका मतलब ये होगा कि ड्यूक का छोटा भाई अभी भी फैमिली हेड बनने के लिए लायक नहीं है। इसीलिए ड्यूक का छोटा भाई कुछ भी नहीं कर पाता और उसे अपनी मदर से झूठ बोलना पड़ता है कि वियोला अपने दोस्त के घर गई है। इसके बाद जब वियोला ड्यूक के घर पे आती है तब उसकी मुलाकात कफ से होती है और वियोला कफ को देख के उसे चोर समझ लेती है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेती है और तभी वहाँ पे बाकी सभी आ जाते हैं जो उन दोनों को ऐसे देख के दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में वियोला को पता चल जाता है कि कफ ड्यूक की दोस्त है और कोई भी नहीं। इसके बाद रॉब वियोला के बालों में लगी हुई मिट्टी साफ करता है, जिससे वियोला खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। इसके बाद हम ड्यूक और एलिस को एक साथ चेस खेलते हुए देखते हैं और इसी के बीच में एलिस ड्यूक से कहती है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ड्यूक को जब कर्ज मिला था तो वो उसकी वजह से काफी डिप्रेस हो गया था और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। और तभी वहाँ पे रॉब एलिस को लेके आता है और वो ड्यूक से कहता है कि ये आपकी बचपन की दोस्त है। लेकिन ड्यूक को अपने बचपन में किसी के बारे में भी याद नहीं था क्योंकि हर कोई उसे नापसंद करता था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए एलिस से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन एलिस वहाँ से कहीं भी नहीं जाती है और वो ड्यूक से कहती है कि वो उसकी आंट के घर में रहा करती थी और वो उनकी बेटी है और वो ड्यूक के साथ हमेशा यहीं पे रहेगी। इसके बाद अगले दिन से एलिस ड्यूक के घर में काम करने लगती है, लेकिन ड्यूक को इससे काफी दिक्कत थी और वो एलिस के ऊपर चिल्लाया करता था, लेकिन इसके बावजूद एलिस वहीं पे रहती है और कुछ भी नहीं कहती है। तो फिर एक दिन ड्यूक एलिस को अपने साथ उसी कमरे में लेके जाता है जहाँ पे ड्यूक ने खुद को बंद कर लिया था और वो एलिस से कहता है कि अगर एलिस ने 3 दिनों के अंदर इस कमरे को साफ नहीं किया तो वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और ड्यूक खास ये कह के जाता है कि एलिस रॉब की
मदद नहीं ले सकती है। इसके बाद एलिस अकेले में उस कमरे को साफ करने लगती है और जब ड्यूक अगले दिन आके देखता है तब एलिस ने एक ही रात में उस पूरे कमरे को साफ कर दिया था। लेकिन ड्यूक इसके बावजूद अपना मेंशन छोड़ के वहाँ से चला जाता है। ड्यूक बर्फीली रात में आगे चलते हुए सोचता है जब विच ने उससे कहा था तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी सारी जिंदगी इसी तरह से बीतेगी। और ड्यूक अपने मन में सोचता है कि वो भी किसी को प्यार करना चाहता है। तभी ड्यूक का पैर फिसलता है और वो बर्फ के नीचे गिर जाता है और इसके बाद ड्यूक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा और मरने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इसी बीच ड्यूक को एलिस के बारे में याद आ जाता है कि उसने बचपन में एलिस का हाथ पकड़ा था और वो उसकी बचपन की दोस्त थी। लेकिन ड्यूक सोचता है कि अब इसका क्या फायदा, क्योंकि अब वो एलिस को और देख ही नहीं सकता है क्योंकि वो यहीं पे मरने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे एलिस भागते हुए आती है जो ड्यूक के ऊपर स्नोबॉल मारते हुए कहती है कि वो अपनी लाइफ को खत्म क्यों करना चाहता है। एलिस कहती है कि जब वो छोटी थी तब वो अकेली और उदास रहती थी, तब एक ड्यूक ही था जो उसके पास अपनी दयालुपन लेके आया था और उसी ने ही एलिस को हंसना सिखाया था। इसीलिए ड्यूक को उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो उसकी कदर करते हैं। इसके बाद एलिस ड्यूक को छाते के सहारे खड़ा करती है और उसे मेंशन की तरफ ले जाते हुए कहती है कि अब से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और तब से लेके अब तक ये दोनों एक साथ ही हैं और ड्यूक सोचता है कि वो एलिस को पसंद करता है। इसके बाद क्रिसमस ईव करीब आ जाती है तो ड्यूक और एलिस अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और ड्यूक की मदर वियोला से कहते हैं कि वो काफी टाइम से कहीं जा रही है और उनकी मदर को पता भी नहीं है। लेकिन आज क्रिसमस ईव पर वियोला आज यहीं पे रहेगी अपनी फैमिली के साथ। वियोला अपनी मदर से तो कह देती है कि वो यहीं पे रहेगी, लेकिन टाइम होते ही रॉब से मिलने के लिए चली जाती है। ड्यूक का छोटा भाई वॉल्टर वियोला के ऊपर छुप के नजर रख रहा था और वो सुन लेता है कि वो फिर से अपने बड़े भाई से मिलने जाने वाली है, तो उसकी मीट को लगने लगता है कि उसे सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम ड्यूक और एलिस को देखते हैं और एलिस ड्यूक से कहती है कि वो आज क्रिसमस ईव पे सेंटा की ड्रेस पहनेगी, जिसपे ड्यूक एलिस को सेंटा के सूट में इमेजिन करने लगता है और शर्मा जाता है। इधर हम वियोला को देखते हैं जो कि रॉब के लिए क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे उसके लिए हैंकरचिप लेके जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये होती है कि उसका ड्राइवर उसका बड़ा भाई वॉल्टर होता है जो ये देखने आया था कि ड्यूक के हाल चाल कैसे हैं। इसके बाद हम लोग फिर से एलिस और ड्यूक को देखते हैं जहाँ पे जैन और कफ आते हैं और वो अपने साथ एक क्रिसमस ट्री भी लेके आए थे। इसके बाद वो चारों मिलके पार्टी के लिए डेकोरेशन शुरू कर देते हैं और कफ सेंटा से मिलने के लिए काफी खुश थी, जिसपे ड्यूक सोचता है कि ये विच होके भी सेंटा वाली बात पे यकीन करती है। इसके बाद कुछ ही घंटों में वो चारे मिलके सारे डेकोरेशन खत्म कर देते हैं और जब कफ और एलिस अपना ट्री डेकोरेट कर लेते हैं तब कफ जैन को दिखाने ले जाती है कि उसने ट्री को कैसे डेकोरेट किया है। इसके बाद जैन क्रिसमस ट्री और कफ दोनों की ही तारीफ करता है कि वो दोनों ही खूबसूरत हैं। लेकिन तभी जैन नोटिस करता है कि कफ खड़े खड़े ही सो गई है, इसीलिए वो उसे सोफे के ऊपर लिटा देता है। इसके बाद वॉल्टर जैसे ही मेंशन के पास पहुंचता है तो वियोला जल्दी से घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन वो अपना गिफ्ट पीछे ही छोड़ जाती है। इसके बाद वॉल्टर जब घर के अंदर घुसता है तब उसे एक जगह पे सेंटा का कॉस्ट्यूम मिलता है, तो वॉल्टर उसे पहन लेता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, जैसे ही वो कॉस्ट्यूम को पहनता है तब वहाँ पे कफ आ जाती है जो उसे सेंटा समझ लेती है और काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद वॉल्टर कफ को वियोला का गिफ्ट दे देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि सेंटा काफी बिजी है, लेकिन कफ उसके पीछे ही पड़ जाती है और कहती है कि मुझे उड़ के दिखाओ। और वॉल्टर की थोड़ी ही देर में हालत खराब हो जाती है और तभी कफ अपने बेड वाले रूम में आती है और वॉल्टर को उड़ा के अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वियोला अपना गिफ्ट ढूंढ रही थी जो उसने गिरा दिया था, लेकिन वो उसे मिलता नहीं है। इसके बाद जब वो कमरे में आती है तब वो वहाँ पे जैन को देखती है तो वो उसके साथ चिपकने लगती है। लेकिन इसी भी चिमनी के सहारे वॉल्टर नीचे गिरता है जो बाहर निकलते ही कूल होने की एक्टिंग करता है, लेकिन कोई भी उसे भाव नहीं देता। इसके बाद वॉल्टर वियोला से पूछता है कि वो ड्यूक को इतना पसंद क्यों करती है, जिसपे वियोला उन दोनों से कहती है कि वो उन दोनों को ही पसंद नहीं करती है, जिससे उन दोनों की ही आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वहाँ पे कफ आती है और वियोला उसके हाथों में अपने गिफ्ट को देख के उससे गिफ्ट छीनने लगती है, लेकिन कब उसे वो गिफ्ट नहीं देते हैं ये कह के कि ये सेंटा ने दिया है। इसी बीच ड्यूक और वॉल्टर ये बात करते हैं क्या ड्यूक सच में फैमिली की इनहेरिट को लेना चाहता है, जिसपे ड्यूक कहता है कि बड़ा बेटा होने के नाते वो ऐसा करना पसंद करेगा। वॉल्टर ड्यूक को बताता है कि सभी लोग उसे ड्यूक के अल्टरनेट के तौर पे देखते हैं। अगर वॉल्टर थोड़ी देर पहले पैदा हो जाता तो उसका फ्यूचर अलग होता। लेकिन इसी बीच वियोला कफ से कहती है कि उस गिफ्ट के ऊपर जो फूल लगा हुआ है वो जहरीला है, तो कफ उस पूरे गिफ्ट को ही जलाने लगती है। लेकिन ड्यूक अपने ग्लव्स की मदद से उस आग को बुझा देता है और वियोला को उसका गिफ्ट वापस कर देता है, जिसपे वियोला शर्माते हुए ड्यूक को पहली बार शुक्रिया कहती है। इसी बीच वॉल्टर ड्यूक से पूछता है अगर उसे फैमिली इनहेरिट मिल गया और वो फैमिली का हेड बन गया तो क्या ड्यूक उसे फॉलो करेगा, जिसपे ड्यूक कहता है कि वो खुशी से ऐसा करेगा, जिसपे वॉल्टर खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन सभी लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है और वो सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और वियोला भी शर्माते हुए रोब को उसका हैंकरचिप दे देती है एक गिफ्ट के तौर पे। लेकिन उनकी पार्टी के दौरान हम लोग वॉल्टर को देखते हैं जो कि
वियोला का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो वियोला के बिना वापस नहीं जा सकता है। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग वापस अपने अपने घर पे लौट जाते हैं। इसके बाद हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो कि एलिस को उसके कॉटेज तक छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसी बीच ड्यूक बर्फ के ऊपर गिर जाता है और वो एलिस से कहता है कि अगर एलिस वहाँ पे ना आती तो आज ड्यूक इन सभी चीजों को एंजॉय कभी न कर पाता। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जब एलिस ड्यूक को वहाँ से बचा के लेके आई थी तब ड्यूक ने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ वो हमेशा रहना चाहता है। और इसके बाद एलिस भी ड्यूक के बगल में लेट जाती है और वो कहती है कि वो भी उसके साथ हमेशा रहेगी। हम लोग एलिस और ड्यूक को देखते हैं। ड्यूक कूल बनने के लिए एलिस से कहता है कि उसके पास थोड़ा सा ही समय बचा है अपने कर्ज को तोड़ने के लिए, नहीं तो फैमिली की विरासत को वॉल्टर को दे दिया जाएगा। लेकिन ड्यूक असल में ऐसा विरासत के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने कर्ज को एलिस और उसके दोस्तों के लिए तोड़ना चाहता है। और ड्यूक ऐसा कह के खुद को कूल समझने लगता है, लेकिन तभी उसके तासु से बना हुआ महल नीचे गिर जाता है और ड्यूक फिर से क्लमजी हो जाता है। इसके बाद हम लोग सर्कस में कफ और जैन को देखते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। सर्कस के अंदर एक छोटा सा लड़का भी था जिसका नाम ह्यूगो था और वो कफ के ऊपर फिदा था, इसलिए जैन ह्यूगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कफ जैन को बताती है कि ह्यूगो काफी अच्छा बच्चा है और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। जिसके बाद जैन कफ को कुछ गिफ्ट्स देता है जो कि वो विच टाउन से लाया था और उसे कहता है कि अगर कफ चाहे तो फिर वो यहाँ पे इंसान बन के रह सकती है। लेकिन कफ जैन की जैकेट के अंदर घुस जाती है और उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं विच हूँ या फिर इंसान, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं खुश हूँ। जिसके बाद हम लोग डेल्टा को देखते हैं जिसको पता लग गया था कि जैन के पास एक कमाल का मैजिक है क्योंकि जैन टाइम को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए डेल्टा जैन के मैजिक को इस्तेमाल करना चाहती है अपने किसी काम को पूरा करने के लिए। अगले दिन कफ ड्यूक के घर पे आती है और वो काफी एक्साइटेड थी, इसीलिए घर में जो भी चीजें जलने वाली थी उन्हें जलाने लगती है। इसके बाद कफ वहाँ पे एक स्विमिंग पूल को बाहर निकालती है और उसके अंदर स्विमिंग करने लगती है और वो एलिस और ड्यूक से कहती है कि तुम दोनों भी अंदर क्यों नहीं आ जाते हो। जिसके बाद एलिस वहाँ पे स्विम सूट पहन के आ जाती है और वो स्विमिंग करना शुरू करती है और वो ड्यूक से भी कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते, लेकिन ड्यूक इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद गर्मी बढ़ने की वजह से ड्यूक को चक्कर आने लगते हैं और वो एलिस को गलती से छूने ही वाला था, लेकिन ड्यूक अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद उनकी स्विमिंग खत्म हो जाती है और कफ फिर से सर्कस जाने लगती है, लेकिन वो जाते हुए ड्यूक को एक गिफ्ट देके जाती है जो जैन ने उसके लिए भिजवाया था और वो गिफ्ट एक डिजायर बॉक्स था जिसके अंदर ड्यूक की सारी इच्छाएं भरी हुई हैं। और जब ड्यूक उस बॉक्स को खोलता है तो वो बॉक्स ड्यूक को अपने अंदर खींच लेता है और उसके पीछे पीछे एलिस भी आ जाती है। जिसके बाद बॉक्स के अंदर दो एलिस थे जिनमें से पहले ने बनी ड्रेस पहन रखी थी और बनी वाली एलिस ड्यूक की डिजायर थी। जिसके बाद जब ड्यूक अगले रूम में जाता है तब अगले रूम में बहुत सारी एलिस रखी हुई थी जिन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे और ये सभी वही डिजायर्स थे जो कि ड्यूक सोचता रहता है। अगले रूम में एक पियानो रखा हुआ था क्योंकि ड्यूक की ये भी इच्छा है कि वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स के सामने एक बार पियानो प्ले करे। जिसके बाद एक आखिरी कमरा बचा हुआ था। एलिस उससे कहती है कि हमें इसे भी देख लेना चाहिए, लेकिन ड्यूक काफी ऊब चुका था और ये कमरा ड्यूक की सबसे बड़ी इच्छा में से एक था। जिसके बाद एलिस फिर भी उस दरवाजे को खोलती है, तब वो देखती है कि उस कमरे के अंदर एक एलिस थी जिसने वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी, यानी कि ड्यूक की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो एलिस के साथ शादी करना चाहता है और एलिस ड्यूक के इस डिजायर को देख के काफी खुश हो जाती है। अगले दिन ड्यूक एलिस के साथ गोल्फ खेल रहा था, लेकिन ड्यूक उसमें बिल्कुल नूब था, इसीलिए एलिस उसे सिखाने लगती है कि गोल्फ कैसे खेला जाता है। लेकिन इसी के साथ एलिस उसे छेड़ना भी शुरू कर देती है। जिसके बाद हम वियोला को देखते हैं जो कि वॉल्टर को अपने साथ कमरे में लेके जाती है और उसके ऊपर मेकअप लगा के उसे एक सुंदर लड़की में बदल देती है और वॉल्टर अपने इतने खूबसूरत चेहरे को देख के काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि वो अपने प्यारे चेहरे का इस्तेमाल ड्यूक को फंसाने में करेगा। जिसके बाद वो दोनों ड्यूक के घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद वियोला वॉल्टर को एक नई मीट कह के ड्यूक से मिलवाती है और जिसके बाद वियोला वहाँ से चुपचाप खिसक लेती है। ड्यूक वॉल्टर से उसका नाम पूछता है, लेकिन वॉल्टर आगे से कुछ भी नहीं कहता है और वो लिख के बताती है कि वो काफी नर्वस है क्योंकि वो ड्यूक की बहुत बड़ी फैन है। जिसके बाद ड्यूक वॉल्टर को गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वॉल्टर उसे कहता है कि अगर मैं इस मैच को जीत गया तो फिर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वॉल्टर गोल्फ खेलना शुरू करता है और वॉल्टर गोल्फ में चैंपियन था, इसीलिए वो बड़ी आसानी के साथ इस शर्त को जीत जाता है। लेकिन ड्यूक वॉल्टर को ये कह के मना कर देता है कि वो किसी और से प्यार करता है, इसीलिए वो वॉल्टर के साथ शादी नहीं कर सकता है। जिसे वॉल्टर समझ जाता है कि उसकी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए वॉल्टर वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। इसके बाद डेल्टा ड्यूक को अपने पास समन करती है और उसे बताती है कि उसे जैन के मैजिक के बारे में पता है कि जैन एक कमाल का विच है जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए डेल्टा चाहती है कि ड्यूक उसके लिए जैन को मनाए कि वो अपना मैजिक फिर से यूज करे, लेकिन ड्यूक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि जैन के पास अपनी वजह होंगी कि वो अपने मैजिक को छुपाता है और उसका इस्तेमाल नहीं करता है। जिसके बाद हम लोग जैन को देखते हैं जो कि अपनी और कफ की चाइल्डहुड मेमोरी सोच रहा था। दरअसल जैन के पेरेंट्स ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया था ताकि
ताकि कोई भी जैन की पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी के चलते वो कफ से मिला था और इसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद कफ को एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है तो जैन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस फूल को फिर से जिंदा कर देता है और जैन कफ से कहता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। लेकिन समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, इसीलिए सभी को पता चल गया कि कफ के पेरेंट्स इंसान और विच हैं, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें मार दिया। और कफ इस बात को लेके काफी उदास थी और रोना शुरू करती है। जैन उसे कहता है कि तुम रोना बंद कर दो, मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद जैन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता तो है, लेकिन वो कफ के पेरेंट्स को फिर से जिंदा नहीं कर पाता है। और तब से ही जैन को अपने मैजिक से नफरत हो गई, क्योंकि वो कफ की मुस्कान को कभी बचा नहीं पाया। लेकिन कफ ने फिर भी जैन को कुछ भी नहीं कहा और उसे गले से लगा लिया। जिसके बाद से ही जैन ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसे अपने मैजिक से नफरत हो गई। इसके बाद ड्यूक डेल्टा से कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि जिस विच ने मेरे ऊपर कर्ज डाला है वो अभी भी जिंदा है। डेल्टा उसे कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो बिल्कुल सच है। जिसके बाद डेल्टा ड्यूक को एक कार्ड देती है जो कि किसी विच का था जो कि कर्ज को तोड़ने में माहिर है। और वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये विच तुम्हारे कर्ज को तोड़ सकती है या नहीं, लेकिन तुम्हें कोशिश करके देख लेनी चाहिए। ड्यूक उसे कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा एहसान अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन डेल्टा उससे कहती है कि कोशिश करके देखो, अगर तुम्हारा कर्ज टूट जाता है तो फिर एहसान ले लेना। लेकिन ड्यूक डेल्टा से कहता है कि तुम हो कौन, कम से कम तुम मुझे अपना चेहरा तो दिखा सकती हो। लेकिन डेल्टा उससे कहती है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसीलिए तुम्हें नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद डेल्टा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पता नहीं कहाँ से ड्यूक के मेंशन के अंदर स्पेक्ट्रल ब्राइड आ जाती है, यानी कि मरी हुई दुल्हन। और एलिस उस ब्राइड को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसे महसूस कर पा रही थी और उससे बात कर पा रही थी। वो ब्राइड बताती है कि उसकी शादी उसके लवर के साथ होने वाली थी, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। लेकिन गलती से उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे गिर के मारी गई। और ये ब्राइड यहाँ पे अपनी वेडिंग रिंग ढूंढने के लिए आई है। जिसके बाद ड्यूक उस ब्राइड को बहुत सारी रिंग्स दिखाता है, शायद से इनमें से कोई उसकी हो। इसके बाद वो ब्राइड एलिस की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है और ड्यूक से कहती है कि तुम्हारी बॉडी पे कोई तो एक ऐसी जगह होगी जिसे छूने से मैं नहीं मरूंगी। जिसके बाद एलिस अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि चलो उसे एक साथ पता लगाते हैं। लेकिन ड्यूक शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो ब्राइड एलिस की बॉडी से बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि मैं जिससे प्यार करती थी मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, और जब वो मरेगा तब हम दोनों एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। और वो ब्राइड जाते हुए एलिस और ड्यूक को दुआ देके जाती है कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। इसके बाद अगले दिन वो विच ड्यूक के घर पे आ जाती है जो कि कर्ज को तोड़ने वाली थी। लेकिन वो विच असल में एक ऑक्टोपस विच थी जो कि पानी के अंदर रहती है, इसीलिए पानी से बाहर आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ड्यूक और एलिस दोनों उस विच को स्विमिंग पूल के अंदर डाल देते हैं, जिससे उस विच को बहुत अच्छा लगता है। वो ऑक्टोपस विच अपना नाम एमिलिया बताती है और ड्यूक से कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे कर्ज को तोड़ सकती हूँ या नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन ड्यूक उस विच को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं डेल्टा का उधार अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे इसके बदले में उसका एक काम करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को कोई परेशानी हो। जिसपे एमिलिया कहती है कि इंसान हमेशा की तरह ईमानदार होते हैं। जिसके बाद एमिलिया उन दोनों को बताती है कि कुछ सालों पहले उसने शादी की थी, वो भी किसी इंसान के साथ। जिसके बाद हम लोग एमिलिया की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पे एमिलिया एक विच हुआ करती थी, तो वो आते जाते मुसाफिरों को परेशान करती थी। लेकिन एक दिन कुछ पायरेट्स ने एमिलिया को पकड़ लिया और उसे लगने लगा कि वो यहीं पे मारी जाएगी। लेकिन तभी एक बंदे ने उसे छुपा के उसकी जान बचा ली। जिसके बाद ही एमिलिया को उस बंदे के साथ प्यार हो गया और उसने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन किसी वजह से उस बंदे को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा और इसीलिए एमिलिया की लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये बंदा और कोई नहीं, रिंग मास्टर है, जहाँ पे जैन और कफ दोनों काम करते हैं। जिसके बाद एमिलिया ड्यूक से कहती है कि मुझे कोशिश तो करने दो, पता नहीं कि मैं तुम्हारे कर्ज को तोड़ सकती हूँ या नहीं। जिसके बाद एमिलिया ड्यूक को छूने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक खुद को छूने नहीं देता है। तो फिर एमिलिया उसे कहती है कि मेरे पावर के ऊपर विश्वास रखो। जिसके बाद एमिलिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके ड्यूक के पूरे मेंशन को समंदर में बदल देती है और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। इसके बाद ड्यूक और एलिस दोनों पूरे मेंशन के अंदर इधर उधर घूमने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद एमिलिया ड्यूक के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे छू के चेक करने दो। लेकिन जब एमिलिया ड्यूक के हाथ को छूती है तब उसे एक तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि ड्यूक का कर्ज बहुत ही इविल कर्ज था और वो बहुत शक्तिशाली भी था। इसीलिए एमिलिया के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ड्यूक के कर्ज को तोड़ सके। जिसके बाद एमिलिया ड्यूक को बताती है कि विच वर्ल्ड के अंदर एक ही विच है जो कि इतना शक्तिशाली कर्ज डाल सकती है, जो कि और कोई नहीं डेल्टा की ट्विन सिस्टर है। जिससे ड्यूक और एलिस दोनों ही हैरान हो जाते हैं और एलिस को याद आता है कि उसने लॉग बुक में पढ़ा था कि एक दिन मेंशन के अंदर दो लड़कियां आई थी जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। लेकिन इसके बाद एमिलिया अचानक से बेहोश हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि मुझे समंदर में ले जाओ। इसके बाद ड्यूक और एलिस दोनों एमिलिया को समुद्र में छोड़ देते हैं और उससे अलविदा कहते हैं। और एमिलिया उनसे प्रॉमिस करती है कि कुछ समय बाद वो उन
उनसे मिलने दोबारा आएगी। जिसके बाद हम लोग जैन और कफ को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। यहीं पे कफ जैन से पूछती है, तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? जिसपे जैन उससे कहता है कि तुम्हारे खातिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद एलिस और ड्यूक दोनों सर्कस जा रहे थे कफ और जैन से मिलने के लिए, और रास्ते में उनकी मुलाकात ह्यूगो से होती है जो उन्हें सर्कस लेके जाता है। इसके बाद जब वो लोग सर्कस पहुंच जाते हैं तब ह्यूगो ड्यूक से कहता है कि तुमने अभी वहाँ पे कुछ कर्ज के बारे में कहा था। जिसपे ड्यूक ह्यूगो के सामने एक फूल को छूता है तो वो फूल मुरझा जाता है, लेकिन ह्यूगो डरने की जगह पे काफी एक्साइटेड हो गया था और वो ड्यूक को कूल समझता है। जिसके बाद वहाँ पे रिंग मास्टर आते हैं और वो ड्यूक से कहते हैं कि तुम सच में लोगों को छू के मार सकते हो। जिसके बाद रिंग मास्टर ड्यूक से कहते हैं कि तुम मेरे हाथ को छुओ, लेकिन ड्यूक ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद रिंग मास्टर वहाँ से जाते हुए ड्यूक से कहते हैं कि तुम सच में अगर यहाँ पे काम करोगे तो फेमस हो जाओगे। और क्योंकि जैन सर्कस में नहीं था इसीलिए ड्यूक फैसला करता है कि वो यहाँ पे जगलिंग की प्रैक्टिस करेगा और ड्यूक जगलिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम लोग जैन को देखते हैं जो कि पुल पे बैठा हुआ शराब पी रहा था और वो कफ के बारे में सोचे जा रहा था। इधर हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो कि लगातार प्रैक्टिस करते जा रहा था और उसने लगभग सीख लिया था। जिसके बाद एलिस ड्यूक की पहली ऑडियंस बनती है और ड्यूक उसके सामने जगलिंग करके दिखाता है। इसके बाद कफ वहाँ पे जैन को लेके आती है जो बिल्कुल नशे में था, लेकिन जब जैन एलिस को वहाँ पे खड़ा देखता है तब उसे लगने लगता है कि वो एलिस को यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा है। तो फिर कफ उसके सर के ऊपर 3 घूंसे मार के उसे होश में लाती है। जिसके बाद हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि बिना मास्क के शेरॉन के पास खड़ी हुई थी। जिसके बाद वहाँ पे केटो नाम की बीच आ जाती है, तो फिर डेल्टा जल्दी से अपना मास्क लगा लेती है और उसे पूछती है कहीं तुमने मेरा चेहरा तो नहीं देखा? लेकिन केटो कहती है कि मैंने नहीं देखा है। लेकिन केटो डेल्टा से शेरॉन के बारे में पूछती है, जिसपे डेल्टा उसे बताती है कि ये सांस नहीं ले रही है लेकिन इसकी दिल की धड़कन चल रही है और मैं इसे काफी पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं इसे फिर से नॉर्मल करना चाहती हूँ। जिसके बाद डेल्टा केटो को जैन के बारे में बताती है कि जैन काफी ताकतवर है और उसके पास टाइम को कंट्रोल करने की भी मैजिक है और किसी वजह से डेल्टा को जैन की मैजिक की जरूरत है। इसके बाद डेल्टा केटो से कहती है कि जैन लौंडियाबाज है, इसीलिए डेल्टा को केटो की जरूरत पड़ेगी उसे यहाँ पे लाने के लिए। जिसपे केटो डेल्टा की मदद करने के लिए मान जाती है और वो इसमें अपनी गर्लफ्रेंड को भी इन्वाइट कर लेती है जिसका नाम टेटो था। जिसके बाद हम लोगों को एक और चीज के बारे में पता चलता है कि डेल्टा के चेहरे के ऊपर जो निशान है वो उसे उसकी बड़ी बहन ने दिए थे। क्योंकि वो दोनों ट्विन सिस्टर थी इसीलिए उन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता था, इसीलिए डेल्टा की बड़ी बहन ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया ताकि उन्हें पहचानने में दिक्कत ना हो। जिसके बाद हम लोग उन चारों को एक साथ देखते हैं और ड्यूक जैन को बता देता है कि डेल्टा उसके मैजिक के पीछे है, लेकिन जैन को इसका अंदाजा पहले ही लग चुका था। इसके बाद वहाँ पे कफ अपने केक लेके आती है और उन्हें खाना शुरू कर देती है और जैन अपने मन में फिर से सोचता है जब कफ ने उससे पूछा था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना, और कफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद अगले दिन सर्कस शुरू हो जाता है और ड्यूक अपनी परफॉर्मेंस देता है जो कि ठीक ठाक थी और वो अपने कर्ज का इस्तेमाल करके भी दिखाता है। जिसके बाद अगली बारी एलिस की थी और एलिस अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आई थी, जिसको देख के जैन काफी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे केटो और टेटो आ जाती हैं जो कि जैन को अपने साथ खींच के लेके जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पे डेल्टा आती है और वो जैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे मैजिक की जरूरत है। जिसके साथ ही साथ वो तीनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जैन को धमका भी रही थी और जैन डेल्टा से पूछता है क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? जिसपे डेल्टा उससे कहती है कि ये तुम्हारे जवाब के ऊपर निर्भर करेगा, अगर तुम हाँ कहते हो तो नहीं। जिसके साथ ही मुझे कफ को भी धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैन डेल्टा से भी ज्यादा ताकतवर था और वो एक ही झटके में उन तीनों को हरा देता है, वो भी उनकी मैजिक की नकल करके। लेकिन जैन डेल्टा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मैं कफ को आखिरी बार अलविदा कह सकूं। जिसके लिए डेल्टा मान जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास 3 दिन है और चौथे दिन हम तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। अगले दिन वो सभी लोग शहर के बीच में परमिशन लेके सर्कस लगाते हैं। वहीं भी ह्यूगो कफ को जैन के पास लेके जाता है और जैन से कहता है कि अब वो कफ को प्रपोज कर सकता है। इतना कहने के बाद वो बेचारा वहाँ से चला जाता है और अपने पहले प्यार को अलविदा कहता है। वहीं पे कफ तुरंत समझ जाती है कि जैन उसको छोड़ के जाने वाला है, इसीलिए वो उसके ऊपर फूट पड़ती है। लेकिन जैन जाने से पहले कफ को प्रपोज कर देता है और उससे डेट के लिए पूछता है, जिससे कफ को बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो जाते हुए जैन से कहती है कि वो सर्कस खत्म होने के बाद उसको उसका जवाब दे देगी। फिर वहाँ पे सर्कस को शुरू कर दिया जाता है और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे टेटो और गेटो आ जाती हैं, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सर्कस को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहीं पे सभी को लग रहा था कि ये सब कुछ सर्कस का ही पार्ट है। ड्यूक
जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपने कर्ज का इस्तेमाल करके उन सभी पेड़ों को मुरझा देता है, जिससे सभी लोग आजाद हो जाते हैं। फिर सभी लोग ड्यूक की तारीफ करते हैं क्योंकि सभी को उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई थी, जिससे ड्यूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बाद में कफ अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है और वो रस्से के ऊपर चल रही थी। उसी टाइम में डेल्टा अपनी मैजिक पावर का यूज करती है, जिस वजह से कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्से के ऊपर लटक जाती है। इसीलिए मजबूरन जैन को अपने मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो कुछ टाइम के लिए समय को रोक देता है और वो सक्सेसफुली कफ को बचा भी लेता है, जिसके बाद वो लोग सभी चीजों को सही कर देते हैं और टेटो और गेटो को बांध के कोने में डाल देते हैं। लेकिन टाइम को फिर से चालू करने से पहले कफ जैन को किस करती है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जैन इससे काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कफ से कहता है दोबारा करना है, लेकिन कफ उसको मार पीट के लाल पीला कर देती है। फिर जैन अपने टाइम को फिर से चालू कर देता है। सर्कस एंड होने के बाद वो सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे जो गंद उन्होंने फैलाई थी। उसी टाइम पे डेल्टा ड्यूक और एलिस के पास आती है और उन्हें बताती है कि जैन अगर अपना मैजिक यूज करेगा तो उन दोनों को ही फायदा होगा, खासकर एलिस को, क्योंकि डेल्टा उस मैजिक का यूज करके एलिस की मदर सैरॉन को जगाने वाली है। एलिस को बात के ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन डेल्टा उसे बताती है क्या उसने कभी अपनी मदर की बॉडी देखी है। ये सभी बातें रॉब ने फैलाई थी, लेकिन वो लोग आगे कुछ बात कर पाते कि इससे पहले ही कफ डेल्टा को धक्का दे देती है, जिससे डेल्टा नीचे गिर जाती है और उसके चेहरे से उसका मास्क हट जाता है, जिससे सभी लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। डेल्टा इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि डेल्टा नहीं चाहती है कि कोई भी लोग उसका चेहरा देखें। पार्टी के टाइम पे सभी को पता भी लग जाता है कि जैन और कफ डेट कर रहे हैं और ये भी कि वो दोनों विच हैं। फिर हम लोग वॉल्टर को देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि वो ड्यूक से विरासत को कैसे छीन सकता है। तभी उसकी नजर वियोला के ऊपर पड़ती है जो कि घपाघप कुकीज पी ले जा रही थी। वॉल्टर उसे कहता है कि इतना ज्यादा खाने की वजह से उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया है और कपड़े छोटे पड़ने लगे हैं, लेकिन वियोला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब वॉल्टर उसे कहता है कि रॉब को पतली लड़कियां पसंद हैं, तो वो तुरंत ट्रेनिंग के लिए मान जाती है ताकि थोड़ा सा वेट लॉस कर सके। लेकिन वियोला एक्सरसाइज करने की जगह पे सिर्फ खाने के बारे में सोच रही थी, इसलिए वॉल्टर उसे रनिंग के लिए बाहर लेके जाता है। लेकिन हल्का सा रनिंग करने के बाद ही वियोला नीचे बैठ जाती है और वो रनिंग करने से मना कर रही थी, तो वॉल्टर उसे फिर से मोटिवेट करता है, जिससे वियोला को याद आता है कि बचपन में भी वॉल्टर उसे ऐसे ही मोटिवेट किया करता था। इसीलिए वो रनिंग के लिए मान जाती है और रनिंग करना शुरू कर देती है। फिर हम लोग जैन और कफ को देखते हैं जो कि डेट के लिए जू के अंदर आए थे, लेकिन उनके साथ ह्यूगो भी आया हुआ था, जिससे जैन अपने मन में सोचता है कि डेट तो बेकार ही चली गई। लेकिन जब वो कफ को मुस्कुराते हुए देखता है तब कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद कफ जैन के पास आती है और उसे अपने साथ लेके जाती है और वो लोग काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। लास्ट में वो लोग लायन को देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे ह्यूगो छोटा होने की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए जैन उसे कंधे के ऊपर बिठा लेता है। लेकिन जब सामने से भीड़ हटती है तब हमें पता चलता है कि वो कोई लायन नहीं, कोई दूसरा प्राणी था जिसका नाम सेम था। फिर उन लोगों की डेट खत्म हो जाती है और वो फिर से सर्कस की तरफ लौट रहे थे। उसी टाइम पे हम लोग वॉल्टर को देखते हैं जो कि विच की दुनिया में जाने वाला था ताकि वो ड्यूक के कर्ज के बारे में ड्यूक से पहले पता लगा सके। फिर हम लोग डेल्टा को देखते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि किसी ने उसके चेहरे को देख लिया है। दरअसल डेल्टा को ऐसा लगता है कि उसके चेहरे के ऊपर निशान है, इसीलिए सभी लोग उसे नफरत करेंगे। फिर हम लोग वॉल्टर को देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे हमेशा से ही ड्यूक के रिप्लेसमेंट की तरह ट्रीट किया गया है। अगर ड्यूक विरासत को हासिल नहीं कर पाता है तो ही वॉल्टर विरासत को हासिल करेगा, इसीलिए वो ये साबित करना चाहता था कि वो ड्यूक की रिप्लेसमेंट नहीं है। और इसी के बाद वो विच की दुनिया के अंदर चला जाता है। इधर हम लोग एलिस को देखते हैं और वो फिर से विच की दुनिया में जाना चाहती थी ताकि वो डेल्टा के साथ ठीक से बात कर सके कि उसकी मदर को क्या हुआ है। एलिस विच की दुनिया के अंदर जाने के लिए वो एक स्टोन का इस्तेमाल करती है जो कि कफ ने उसे दिया था। वॉल्टर जैसे ही अंदर आता है तो उसके पीछे पीछे एलिस और ड्यूक भी आ जाते हैं। एलिस और ड्यूक की नजर वॉल्टर के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे जितने भी विच थे उन सभी की नजर उन तीनों के ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए ड्यूक उनका ध्यान भटकाने के लिए सभी विशेष को अपने पीछे ले जाता है और वहीं पे वॉल्टर और एलिस एक साथ अलग चर्च की तरफ जाते हैं। वो दोनों जब चर्च के पास पहुंचते हैं तब चर्च अंदर से बंद था, इसीलिए वॉल्टर चढ़ाई करके चर्च के अंदर जाता है। चर्च के अंदर हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि अलग ही रोना धोना कर रही थी कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, वो काफी ज्यादा बदसूरत है और वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वॉल्टर जो कि लटकते हुए ये सब कुछ देख रहा था, वो डेल्टा
से कहता है कि वो उसकी भावनाओं को अच्छे से समझता है। वॉल्ट डेल्टा से कहता है कि वो खूबसूरत है, उसे अपना चेहरा नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन डेल्टा आगे से कहती है कि उसके जैसे हैंडसम लड़के को उसके पास नहीं रहना चाहिए। लेकिन वॉल्टर तो डेल्टा की तारीफ ही करे जा रहा था, जिससे डेल्टा प्यार में गिर जाती है। उसी टाइम पे जितने भी विश थी वो ड्यूक और एलिस को पकड़ लेती हैं। डेल्टा जैसे ही उन्हें देखती है तो वो अपना चेहरा छुपाने लगती है। वॉल्टर डेल्टा को इंकरेज करता है कि उसे अपना चेहरा सबको दिखाना चाहिए, वो जैसी है वैसे ही लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसपे डेल्टा आगे बढ़ती है और वो दरवाजा खोलती है और सभी लोगों से कहती है कि वो अब से ऐसे ही बात करेगी। जिसपे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि डेल्टा तो काफी खूबसूरत है। फिर डेल्टा उन लोगों को सैरॉन के पास लेके जाती है, जिससे एलिस को यकीन हो जाता है कि उसकी मदर अभी भी जिंदा है। वॉल्टर के कहने पे डेल्टा उन लोगों को पास्ट का इल्यूजन भी दिखाती है। जब डेल्टा की बहन सादे और डेल्टा मेंशन में आया करते थे, लेकिन डेल्टा जैसे ही अपनी बहन को देखती है तब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो जल्दी से सभी लोगों को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देती है। कुछ दिनों बाद एलिस अपने साथ एक चिराग लेके आती है। जब ड्यूक उसको घिसता है तब उसके अंदर से जिन बाहर निकलता है, जिसने एलिस का ही रूप ले लिया था। ड्यूक उस जिन से कहता है क्या वो उसके कर्ज को हटा सकता है, जिसपे जिन तुरंत उसके कर्ज को हटा देता है। जब ड्यूक एक फूल को छूकर चेक करता है तब वो फूल मुरझाता नहीं है। ड्यूक उसे पूछता है कि उसका कर्ज तो शक्तिशाली था, उसने हटाया कैसे, जिसपे जिन बताती है कि ये कर्ज सच में शक्तिशाली था, इसीलिए उसने ड्यूक के कर्ज को किसी और के ऊपर डाल दिया है। लेकिन ड्यूक को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ड्यूक ने खुद देखा था कि ये कर्ज की वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ता है और वो नहीं चाहता था कि किसी और को भी ये सब कुछ सहना पड़े। इसीलिए वो जिन से कह के उस कर्ज को खुद अपने ऊपर दोबारा लगवा लेता है। इधर बीच में ड्यूक और एलिस आपस में बात कर रहे थे कि वो दोनों दोबारा से इनडायरेक्ट किस करना चाहते हैं, लेकिन ड्यूक इसे मना कर देता है। लेकिन जब एलिस वापस जा रही थी तब उसे ड्यूक के बारे में याद आता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। इसीलिए वो फिर से ड्यूक के पास जाती है और शीशे पे लिख के कहती है किस मी। ड्यूक भी इस चीज को मान लेता है, जिसके बाद दोनों ही शीशे के जरिए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एलिस वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है, क्योंकि अब डेल्टा को वॉल्टर से प्यार हो गया था, इसलिए वो अक्सर वॉल्टर से मिलने के लिए मेंशन जाया करती थी। वहीं पे एलिस रोब से उसकी मदर के बारे में पूछती है तो रोब को जो भी पता था वो एलिस को बता देता है। लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई भी हेल्प नहीं होती है, न ही ड्यूक के कर्ज को लेके न ही एलिस के मदर के कर्ज को लेके। शाम के टाइम पे एलिस के कॉटेज की छत टूट गई थी, इसीलिए ड्यूक उसे मेंशन के अंदर रहने के लिए कहता है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कोको आती है, जो कि उन दोनों से कहती है कि वो इस काम को कर देगी। जिसके बाद वो उस काम को करने में लग जाती है और कुछ ही देर में काम को खत्म भी कर देती है। क्योंकि डेल्टा अब इन लोगों के साथ ही काम कर रही थी, इसीलिए ड्यूक कोको और डेल्टा को अपने मेंशन के अंदर इन्वाइट करता है, जिससे कोको इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो फिर से छत को तोड़ देती है और दोबारा काम पे लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कफ, जेन और ह्यूगो तीनों फिर से डेट पे आए थे। लेकिन जब वो तीनों डेट को एंजॉय कर रहे थे तब वहाँ पे ह्यूगो के पुराने दोस्त आते हैं, जो कि सर्कस की इंसल्ट करते हैं। इसीलिए ह्यूगो उनके पीछे जाता है उन्हें सबक सिखाने के लिए। लेकिन अचानक से ह्यूगो देखता है कि इन लोगों को पहले ही किसी ने मार पीट के बराबर कर दिया था। असल में वहाँ पे एक छोटा बच्चा और बूढ़ी औरत थे, जो कि ह्यूगो को बताते हैं कि ये उनके साथ लूटपाट करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने इन्हें सबक सिखा दिया। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक, एलिस, कफ और जैन चारों मिलकर पैलेस के अंदर पार्टी कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वही लड़का आता है जिसको हमने पहले देखा था और वो ड्यूक को डायरेक्ट छू लेता है। लेकिन इसके बावजूद वो लड़का मरता नहीं है। असल में ये लड़का एक विजार्ड था, ऐसा इंसान जिसके पास मैजिक पावर बचपन से ही होती है। इस लड़के का नाम निको था। निको वहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना उन दोनों को दिखाता है। नमूना दिखाने के बाद वो जैन को बताता है कि उसे जैन की मदद चाहिए कुछ करने के लिए। वहीं पे वो बूढ़ी औरत कफ को मिलती है, जिसका नाम इची था, और वो कफ को परेशान करने लगती है। निको उन्हें बताता है कि सादे ने निको के ऊपर भी अमर होने का श्राप लगा दिया था, इसीलिए वो अभी तक बच्चा बन के रह रहा है, जबकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। और निको ने अपने साथियों के साथ मिलके सादे को काफी टाइम पहले ही मार दिया था, लेकिन उसे जैन की टाइम ट्रेवल की मैजिक की जरूरत है, जिसे वो लोग पास्ट में जाके सादे को पहले मार सकते हैं, ताकि सादे किसी को कर्ज लगा ही न पाए। निको जाते हुए उन्हें बताता है कि इच्ची उसकी वाइफ है, लेकिन वो कर्ज की वजह से उसके
उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है और वो जाते हुए उन लोगों को उसकी विजार्ड एकेडमी के अंदर इनवाइट करता है ताकि वो लोग सादे के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को ताकतवर कर सके। काफी विजार्ड एकेडमी जाना चाहती थी ताकि वो खुद को ताकतवर बना सके और सभी लोगों की रक्षा कर सके, लेकिन ड्यूक निको से कहता है कि वो सादे को मारना नहीं चाहता है, वो किसी को भी नहीं मारना चाहता है। अपने कर्ज को हटाने के लिए वो सादे के साथ दोस्ती करना चाहता है। निको इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहता है और उससे कहता है कि वो सबसे पहले विजार्ड एकेडमी आए। तो वो सभी लोग एकेडमी जाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं और उनके साथ वियोला और वॉल्टर भी जाने वाले थे, क्योंकि डेल्टा को वॉल्टर की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो भी उनका पीछा करते हुए विजार्ड एकेडमी की तरफ जा रही थी। जब सभी लोग विजार्ड एकेडमी पहुंचते हैं तब निको और इच्ची उन्हें विजार्ड एकेडमी के स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिनके पास भी मैजिकल पावर थी इंसान होने के बावजूद, और जैन तो लड़कियों को देख के फिदा हो चुका था। फिर उन्हें ब्लैक यूनिफॉर्म दी जाती है एकेडमी के अंदर एंटर होने के लिए और उन्हें बेसिक गाइड देने लगते हैं कि कैसे मैजिक को यूज किया जाता है, लेकिन किसी का भी क्लास के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, सब अपने में ही व्यस्त थे। शाम के टाइम में सभी लोग बात लेने के लिए जाते हैं और जैन बिल्कुल लड़कियों की तरफ झांकने के लिए जाता है, लेकिन इच्ची पहले से ही बाहर खड़े थी क्योंकि उसे पता था कि जैन कांड करने के लिए आएगा। फिर हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि एकेडमी के चारों तरफ बैरियर लगा हुआ था जिससे कोई भी विच नहीं अंदर आ सकती थी। हालांकि डेल्टा उसे धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सोने से पहले ड्यूक एलिस से मिलना चाहता था और तभी अचानक से उसकी मुलाकात एलिस से हो जाती है और वो भी ड्यूक से मिलने के लिए आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि यूनिफॉर्म में वो दोनों ही क्यूट लग रहे थे। एलिस जाते हुए ड्यूक को फ्लाइंग किस दे के जाती है जिससे ड्यूक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इच्ची उन सभी लोगों को एक्चुअल फाइट की प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन वॉल्टर को छोड़ के उनमें से कोई भी सही से फाइटिंग और प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। वहीं पे हम लोग निको को देखते हैं और क्योंकि डेल्टा ने बैरियर को तोड़ दिया था इसीलिए वो एकेडमी के अंदर आ गई थी, लेकिन इको उसको जाते हुए देख लेता है तो उसे लगता है कि ये सादे हैं, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। डेल्टा लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है जहाँ पे वो पूरी लाइब्रेरी को चेक कर रही थी और तभी उसकी नजर एक बुक के ऊपर पड़ती है, लेकिन उसी टाइम पे निको उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच में बहुत कमाल की फाइट होती है और दोनों ही अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन डेल्टा बार बार अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करके निको को इल्यूजन के अंदर डाल देती है, लेकिन वहीं पे इच्ची आ जाती है जो कि निको को संभाल लेती है। फिर दोनों मिलके एक साथ डेल्टा के साथ फाइट करने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कोको आ जाती है और दोनों के बीच में डबल बैटल होने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे निको कहता है कि उन्हें स्टूडेंट को बाहर निकालना है। तो डेल्टा को याद आता है कि वॉल्टर भी इसी एकेडमी के अंदर है, इसीलिए वो आगे से साफ कर देती है कि वो सादे नहीं है। इसके बाद होना क्या था, निको इन लोगों को भी क्लास के अंदर डाल देता है, लेकिन डेल्टा को यूनिफॉर्म के अंदर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि उसकी स्कर्ट काफी छोटी थी, इसीलिए वॉल्टर एक जेंटलमैन की तरह अपना कोट उसे दे देता है। कुछ दिनों बाद जैन डेल्टा, एलिस और ड्यूक को अपने साथ पास्ट में लेके जाता है क्योंकि उसने अपने मैजिक के ऊपर इतना कंट्रोल तो कर ही लिया था। वो चारों जैसे ही पास्ट के अंदर आते हैं तो चारों ही अलग हो जाते हैं। वहीं पे डेल्टा को जैन की चिंता हो रही थी, क्या वो सादे का सामना कर भी पाएगा। जैन की मुलाकात जब सादे से होती है तब जैन को पता चलता है कि सादे पूरी तरीके से साइको है और वो बिना किसी बात के डायरेक्ट जैन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सही टाइम पे डेल्टा अपनी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके जैन को बचा लेती है और वो जैन से कहती है कि फिर से प्रेजेंट में चलो, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। सादे को डेल्टा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी साइड पे नहीं है जबकि वो उसकी बड़ी बहन है। उसी टाइम पे हम लोग ड्यूक और एलिस को देखते हैं और उनकी मुलाकात ड्यूक के ग्रैंडफादर से हो जाती है और ड्यूक ने अपने ग्रैंडफादर को देख के ही इस तरह की कैप पहनना शुरू किया था। उसी टाइम पे जैन उन्हें फिर से अपने पास बुला लेता है और बताता है कि सादे ने उन्हें ढूंढ लिया है, इसीलिए उन्हें तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जब सभी पोर्टल के जरिए वापस आ ही रहे थे उसी टाइम पे सादे उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डेल्टा सादे को रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। फिर वो सभी सक्सेसफुली प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैन ड्यूक से पूछता है क्या वो अभी भी सादे के साथ दोस्ती करना चाहता है, जिसके जवाब में ड्यूक कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जब ड्यूक नहा रहा था तब वो इसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका फैसला अभी तक नहीं बदला था कि वो सादे के साथ दोस्ती करेगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सीजन यहीं पे खत्म होता है।